कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? डेप्रिसिएशन चैप्टर में आज जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को बहुत मस्त तरीके से एंड किया। अभी उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन होने और भी बाकी है, हम आगे करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक बात मैं आपको सच्चाई बता दूं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चैप्टर पता नहीं आपने इसके पहले कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन एक सत्य, एक सच्चाई जो है वो ये है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, वो बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। बहुत ही कम बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक के आते ही अपने रट्टाफिकेशन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे यानी कि आप उस आदत को अपने पास रखें। हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर इसको अकाउंटिंग में लेकर आएंगे। सुनिए ध्यान से, मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझाने के पहले मैं आपको लेकर आना चाहता हूं एक ऐसे फैमिली के अंदर, एक ऐसा फैमिली जिसमें इनको हम पापा कहते हैं। ये पापा है और इनका एक बेटा है, बहुत प्यारा सा बेटा या बेटी जो भी समझ लीजिए, वो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। आज बेटा अभी छोटा है। और एक बात बताऊं, ये पापा जो है ना बच्चे, ये पापा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस करते हैं, मतलब कि ये अभी अपने आप को बिजनेस करके अपने घर को चलाते हैं। अपने बिजनेस करते हैं, खूब सारा प्रॉफिट कमाते हैं। उस प्रॉफिट के पैसे से क्या होता है? घर चलता है। ठीक है ना? ये अभी आप दिमाग में लेके चलेंगे। देखो हुआ क्या कि पापा ने देखा कि ये जो आज ये मेरा जो बेटा है, ये बेटा अभी छोटा है, लेकिन आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल के बाद इस बेटे को पढ़ाने के लिए इनको 5 लाख रुपए की एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। इनको लगा, किसको लगा जी? पापा को, कि बेटा तो अभी छोटी क्लास में है, जब बड़ा होगा ये सीए करेगा, सीएमए करेगा, सीएस करेगा, एमबीए, पता नहीं क्या क्या करेगा। तो उस केस में जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी इनको पढ़ाने के लिए। ये आज पापा ने क्या क्या दिमाग में रखा। देखो, ये 5 लाख जो पापा ने बेटे के ऊपर में खर्च करना है आज से 5 इयर्स के बाद, ये पैसा इकट्ठा करने का, यानी कि 5 साल के बाद जो पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने का इनके पास 3 तरीका है। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। आप मुझे बताना कि तीनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। पहला तरीका कि पापा क्या करेंगे? बिल्कुल 5 साल तक शांत रहेंगे, बस जैसे टाइम चल रहा है चलते चला जाएगा। 5 इयर्स के बाद जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी, तो पापा क्या करेंगे? अपने पास कोई एक एसेट अगर इनके पास है, कोई फिक्स्ड एसेट्स, तो ये क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स को बेच देंगे, पैसे इनके पास आ जाएंगे और उस पैसे से क्या करेंगे जी? अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे। एक तरीका पापा के पास ये है। कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है, कोई इनके पास लैंड रहा होगा, कोई इनके पास कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग इन्होंने लेकर रखा होगा, या जिस फ्लैट में रह रहे होंगे उसी को बेच के क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ा देंगे। एक तरीका इनके पास ये है। क्या आप इस तरीके को फेवर करते हो? मेरे बच्चे, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो इसको बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि आप सोचो कि आप अगर कोई एक एसेट बेच रहे हो, आज 5 साल तक आपने कुछ भी नहीं सोचा, और 5 साल के बाद एक एसेट जो आपने रखा है, आगे पता नहीं उसकी कब रिक्वायरमेंट आ जाए, उसको बेचकर आप अपने बच्चे को पढ़ाओ। मैं कभी फेवर नहीं करूंगा। मैं सारे पापा मम्मी को मना करूंगा कि ये काम नहीं कीजिए, ये ठीक नहीं है। दूसरा तरीका इस पापा के पास कि ये क्या करेंगे जी? बैंक से कोई लोन रेज कर लेंगे, बैंक से कोई लोन रेज कर लेंगे और उस लोन से बच्चे को दे देंगे कि लो बच्चे पढ़ाई करो, और फिर काम पूरा करेंगे। देखो, इससे ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, बट ये भी ठीक नहीं है। लोन रेज करोगे, लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और अननेसेसरी आपके ऊपर में बर्डन क्रिएट होगा, तो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया। पता है, अगर ये पापा जो है ना, अगर एक स्मार्ट पापा है, स्मार्ट पापा मतलब कि बहुत ही समझदार है, तो इन पापा के पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि मैं थर्ड वाले पार्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। सुनिए ध्यान से। क्या ये पापा क्या करेंगे? अपने बिजनेस से ये क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी तो घर चल रहा। बच्चे प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। मान लो पापा जी ने क्या किया,
एक साल में यहाँ पे एक प्रॉफिट कमाया 8 लाख रुपीज का अमाउंट, 8 लाख रुपीज का। यानी कि इन्होंने क्या किया जी कि पूरे एक साल जो बिजनेस किया, उस बिजनेस करके इनके पास 8 लाख रुपीज बच गया प्रॉफिट का। वो पैसा जो अपने ऊपर में खर्च कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये स्मार्ट पापा है तो पता है क्या करेंगे, जो प्रॉफिट इन्होंने 8 लाख रुपीज का कमाया है ना, उस प्रॉफिट में से ये 1 लाख रुपीज क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, और बाकी जो पैसा बच गया यानी कि 7 लाख रुपीज, यही वो प्रॉफिट का पैसा है जो अपने ऊपर में, अपने फैमिली के ऊपर में जो रनिंग खर्चे होते हैं ना, घर के आपके रनिंग खर्चे, उन खर्चों को मिट करेंगे। वो पूरे 8 लाख रुपीज अपने फैमिली पे खर्च नहीं करेंगे प्रॉफिट का, वो 1 लाख रुपीज क्या करेंगे जी, वो आपका अलग कर देंगे, और बाकी 7 लाख रुपीज क्या करेंगे, अपने खर्चे पे मिट करेंगे। ये जो 1 लाख रुपीज है ना बच्चे, ये क्या करेंगे, इसको अलग से जमा कर देंगे। अब देखो हुआ क्या होगा, बहुत ध्यान से पिक्चर को क्लियर करना, कि ध्यान से, दिमाग बिल्कुल शांत। पापा ने क्या किया, एक साल बिजनेस किया, आपका गुड्स बेचा, खर्चे मेट किए, लास्ट में उनके पास पैसे कितने बच गए होंगे प्रॉफिट के, 8 लाख रुपीज। ये पैसा कहाँ रहा होगा जी, अगर वो बिजनेस बैंक के थ्रू करते हैं तो वो 8 लाख रुपीज बैंक में पड़ा हुआ है अमाउंट, और वो क्या है जी, प्रॉफिट का पैसा है, वो प्रॉफिट का पैसा है। पता है आपके पापा, वो पापा क्या करेंगे कि 8 लाख रुपीज जो प्रॉफिट का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है ना, वो बैंक वाले को बोलेंगे, बैंक भैया ये जो 8 लाख रुपीज मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है ना अकाउंट में, उस 8 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज उस अकाउंट से माइनस कर दो। हमने मतलब पापा ने क्या किया, बैंक वाले को बोला कि मेरे प्रॉफिट का पैसा जो बैंक में 8 लाख रुपीज रखा हुआ है, उस 8 लाख रुपीज में से उस अकाउंट से एक्चुअली 1 लाख रुपीज निकाल के क्या करो, एक दूसरे अकाउंट में जमा कर दो, दूसरे अकाउंट में। तो बैंक वाले ने यही काम किया, आपकी बात को माना कि जिस अकाउंट में आपके 8 लाख रुपीज पड़े हुए थे, उसमें से उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज कम कर दिया। इसमें अब कितना बच गया, 7 लाख रुपीज। और उस 1 लाख रुपीज को बैंक वाले ने क्या किया, एक दूसरे अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन बैंक वाले ने जब ये 1 लाख रुपीज दूसरे अकाउंट में जमा किया, तो बैंक वाले ने पूछा कि ये जो 1 लाख रुपीज आप अलग से मुझसे जमा करवा रहे हो किसी और अकाउंट में, उस अकाउंट का क्या नाम दूं मैं, क्या नाम दूं। तो मेरे बच्चे, इस पापा ने बोला कि आप उस 1 लाख रुपीज को आप एजुकेशन फंड के नाम पे क्या कीजिए, जमा कर दीजिए। एजुकेशन फंड के नाम पे, एजुकेशन फंड के नाम पे आप जमा कर दीजिए। फिर से दिमाग शांत होगा, अभी कोई दिमाग में इफ और नहीं मेरे बच्चे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 15 मिनट का समय दो, इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं, फिर देखो आप कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिमाग शांत, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक साल में इस पापा ने कितना प्रॉफिट कमाया, 8 लाख रुपीज। जब 8 लाख प्रॉफिट कमाया तो पैसा कहां पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ है। अगर बिजनेस बैंक के थ्रू हो रहा तो 8 लाख बैंक में पड़ा हुआ था। पापा ने बैंक वाले को बोला कि बैंक भैया जो 8 लाख रुपीज मेरा अकाउंट में आपका पड़ा हुआ है, मेरा पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है, उस 8 लाख में से 1 लाख रुपीज इस अकाउंट से माइनस करके एक दूसरा अकाउंट ओपन करो जिसका नाम होगा एजुकेशन फंड, और उस अकाउंट में इस 1 लाख को जमा कर दो। यही हुआ मेरे बच्चे। बैंक वाले ने क्या किया कि 8 लाख में से 1 लाख माइनस करके एजुकेशन फंड में रख दिया, और उस अकाउंट में अब कितने बच गए, 7 लाख। इस 7 लाख को क्या किया आपने, अपने ऊपर खर्च किया, जो कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ इस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने 1 लाख रुपए क्या किया, अलग से जमा कर दिया। ये कहानी ये पहले साल की, फर्स्ट ईयर की कहानी बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, सेकेंड ईयर में आया, यानी कि एक साल और गुजरा, और सेकेंड ईयर में भी पापा ने क्या किया, इस बार जो 8 लाख कमाया था ना, मान लो क्या किया, इस बार 10 लाख रुपीज कमा लिया। कुछ भी 7, 6, 5 हम उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पापा ने क्या क्या कमा लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 10 लाख रुपीज बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ प्रॉफिट का, हमने बैंक वाले को दोबारा बोला कि अरे एक काम करो, वो जो 10 लाख रुपीज जो मेरा पैसा अभी पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, उसमें से 1 लाख रुपीज दोबारा माइनस करो, और उस 1 लाख को उसी अकाउंट में जमा कर दो जिसमें पिछले साल आपको से मैंने 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कराया था। तो मेरे बच्चे, अगले साल क्या हुआ कि फिर से इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस करके उन्होंने क्या किया, एजुकेशन फंड में जमा कर दिया, है ना, एजुकेशन फंड में। तो मुझे बताओ कि एजुकेशन फंड में पहले साल में 1 लाख रुपीज, दूसरे साल में 1 लाख रुपीज, ये अब टोटल अमाउंट कितना हो चुका है। तो एजुकेशन फंड में यानी कि जो अकाउंट हमने पिछले साल ओपन कराया था, उस साल 1 लाख रुपीज, इस साल 1 लाख मिलकर अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख रुपीज का अमाउंट।
यही इस स्मार्ट पापा ने मेरे बच्चे अगले साल भी किया, अगले साल भी, अगले साल भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी आज से 5 साल के बाद, तो पापा ने आज से सोचना शुरू किया। हर एक साल जितना वो कमाते हैं उसमें से कुछ कुछ पैसा निकाल के वो जमा कर रहे हैं, वो अमाउंट आपका 1 लाख रुपए है। तो नो डाउट कि 3, 4, 5 साल के बाद ये जो एजुकेशन फंड है, एजुकेशन फंड, इस एजुकेशन फंड के अंदर में अमाउंट कितना आपका हो जाएगा? तो एजुकेशन फंड में मेरे बच्चे अमाउंट आपका कितना हो गया होगा? 5 लाख रुपीज का अमाउंट। यानी कि पापा ने क्या किया, एक तरीके से बैंक में अलग से बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना रुपया रखा? वो 5 लाख रुपीज। ठीक है ना? तो ऐसी कहानी आपकी चली और 5 साल के बाद ऐसा सिचुएशन, ये इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है? बट एनीवे 5 लाख रुपीज आपका क्या हुआ जी? इतना आपका यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब सुनिए ध्यान से। अब मुझे बताओ कि अगर इस स्मार्ट पापा को जब इनका बच्चा बड़ा हो गया 5 इयर्स के बाद, इसको पढ़ाने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? 5 लाख रुपए। क्या अब आप इन पापा को क्या किसी एसेट को बेचने की रिक्वायरमेंट है बच्चे? नहीं है। क्या लोन लेने की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं है। ये स्मार्ट पापा थे, इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट यानी कि जो इनकम इनका हुआ करता था ना, उस प्रॉफिट से ही हर एक साल कुछ कुछ पैसा जमा जमा करके कहाँ रखा था जी? एजुकेशन फंड में। जब उस बच्चे को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आएगी, वो 5 लाख रुपीज निकाल के उस बच्चे को क्या करेंगे? पढ़ा लेंगे और काम हमारा पूरा हो जाएगा। मुझे आप बताओ कि ये तीनों ही तरीके में कल को अगर आप बन गए पापा, तो आपके पापा बनने के बाद मुझे बताइए कि आप इस तीनों में से कौन से तरीके को आप ऑप्ट करोगे, या फिर आप अपने मम्मी पापा को कौन सा मेथड करने का आप सजेस्ट करोगे? आप मुझे बताइए। इसमें कोई डाउट ना हो कि आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप इस तरीके को ऑप्ट करना सिखाओगे कि सर ये तरीका ठीक है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपके एक स्मार्ट पापा की कहानी हुई। मैं बात करता हूं एक बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन का, एक जो बिजनेसमैन होता है ना, वो भी सेम चीज अपने बिजनेस में अप्लाई करता है। मैं आपको दिखाता हूं क्या। अब मैं आपके पापा और इनकी बात नहीं करता, मैं पता किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं, मान लीजिए एक ऐसे आदमी की जो कि एक बिजनेसमैन है। ये क्या है जी? एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन जो कि हमेशा बिजनेस करता है सोच समझ के, सारी स्ट्रेटजी के साथ। इस बिजनेसमैन के पास क्या है जी? एक मशीन है बच्चे, जिस मशीन को ये यूज करता है प्रोडक्शन में। और मान लो इस मशीन की जो कॉस्ट है ना, वो 5 लाख रुपीज है। 5 लाख। इस बिजनेसमैन के पास जो मशीन है, मान लीजिए इसका जो लाइफ है वो आपका 5 ईयर्स है। लाइफ कितना? 5 ईयर्स आपका। इस बिजनेसमैन को पता है कि आज से 5 इयर्स के बाद मशीन क्या होगा जी? खत्म हो जाएगा, स्क्रैप्ड हो जाएगा और हम एक नया मशीन खरीदना होगा। तो इनके पास एक तरीका है कि ठीक है, अभी हम सोचे नहीं, 5 साल के बाद सोचेंगे, या तो कोई और एसेट बेच के मशीन ले लेंगे या फिर लोन लेके, जो कि दोनों में से कोई भी तरीका ठीक नहीं है। बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये बिजनेसमैन जो प्रॉफिट आपका हर एक साल कमाएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट में से हर एक साल कुछ कुछ पैसा क्या करेगा? जाके अलग से जमा करेगा। ये भी पता है क्या करता है? ये मान लीजिए पहले साल में क्या हुआ जी? 8 लाख रुपीज का इन्होंने क्या किया? ये प्रॉफिट कमाया। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए इन्होंने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर इनको पता है कि 5 लाख 5 साल के बाद रिक्वायर्ड है, तो अगर हर एक साल 1-1 लाख रुपए अगर इकट्ठा करते हैं, तो आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ही विल हैव 5 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट। आपका 5 लाख रुपए उनके पास होगा। तो इन्होंने क्या किया? जो प्रॉफिट 8 लाख रुपीज कमाया था, प्रॉफिट का पैसा कहां पड़ा हुआ है? बैंक में। तो बैंक वाले को बोला कि बैंक भैया वो प्रॉफिट का पैसा जो आपके पास मेरा पड़ा है ना बैंक में, उस अकाउंट से 1 लाख रुपीज माइनस कर दो। उस अकाउंट से 1 लाख रुपीज निकाल दो और इस 1 लाख रुपीज को निकालकर एक नया अकाउंट मेरे लिए आप अपने पास ओपन करो और उस नए अकाउंट में इस 1 लाख रुपीज को रख दो। और उस नए अकाउंट का नाम पता है क्या देना? उस नए अकाउंट का नाम देना आप यहाँ पे क्या जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या हमने बोला? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे क्या कीजिए? वो जमा कर दीजिए। तो बैंक वाले ने वही काम किया। आपने जो प्रॉफिट कमाया था, जिस अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए थे, उस अकाउंट से क्या किया? 1 लाख रुपीज निकाला और आपके नाम से एक नया अकाउंट ओपन किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसमें क्या किया? वो पैसा को जमा कर दिया। ठीक है बच्चे? ये सर, यही कहानी मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में भी हुई। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 लाख हो गया। फिर आपका क्या हुआ जी? कि सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर आपका
अच्छा, इसमें कितने पैसे अब आपके हो गए? 1 लाख रुपीज। इस अकाउंट में 1 लाख रुपीज हो गए। सेकेंड ईयर में क्या हुआ जी, फिर से इस बिजनेसमैन ने खूब सारा प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया हमें उससे मतलब नहीं है, खूब सारा प्रॉफिट कमाया। अगेन जब प्रॉफिट कमाया तो हमने कहा कि उसमें से 1 लाख रुपीज निकालो एंड प्रोविजन में जमा कर दो। तो इस प्रॉफिट से क्या हुआ जी, फिर से 1 लाख रुपीज बैंक वाले ने माइनस करके आपके लिए अलग से जमा कर दिया। तो मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से जो पिछले साल अकाउंट ओपन कराया था जिसमें 1 लाख रुपीज आपके जमा थे, अब उसमें टोटल पैसा कितना हो गया है? 1 लाख पिछली बार और 1 लाख इस बार जमा किया, ये अमाउंट आपका टोटल कितना हो गया जी? 2 लाख रुपीज। फिर अगले साल ये कहानी हुई होगी 3 लाख रुपीज, फिर अगले साल 4 लाख रुपीज, और 5 सालों के बाद मेरे बच्चे इसमें पैसा कितना हो चुका है? 5 लाख रुपीज आपका। तो 5 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी जमा है। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 5 इयर्स के बाद ये मशीन आपका अगर स्क्रैप्ड हो जाता है और आपको नया मशीन खरीदने की अगर रिक्वायरमेंट आती है, तो क्या उस नए मशीन को खरीदने के लिए क्या आपके ऊपर में कोई हेडक होगा मेरे बच्चे? क्या किसी और एसेट को बेचने की नौबत आएगी? क्या कोई लोन लेने की नौबत आएगी? नहीं आएगी। अगर इस मशीन को स्क्रैप्ड हो जाने के बाद आपको नया मशीन खरीदना है और नए मशीन खरीदने के लिए मान लो 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो 5 लाख रुपीज ऑलरेडी आपने जमा करके रखा हुआ है बैंक के पास। कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो आप क्या करना कि उसमें से वो 5 लाख रुपीज निकाल लेना और निकाल के क्या करना, अपना जाके एक नया मशीन परचेज कर लेना और आपका बिजनेस स्मूथली आपका काम चलते चला जाएगा। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि चाहे वो एक स्मार्ट पापा हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, हमेशा फ्यूचर में कोई एक बड़ा खर्च अगर होने वाला है ना बच्चे इकट्ठा, तो वो प्रॉपर प्लानिंग के आपका तहत वो हर एक साल कुछ कुछ पैसा क्या करेगा, जो कमाएगा उसमें से निकालेगा, उसको अलग से जमा करेगा और वो पैसा संभाल के रखेगा। जब उस पर्पस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, उस पैसे से जाकर हम क्या करेंगे जी, उस काम को मिट कर लेंगे। तो यही होता है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी अकाउंटेंसी में, किसी भी लेवल में अगर आपको नाम दिखता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप समझ लेना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया है कि आज तक जितना पैसा हमने उस मशीन के नाम पे जमा करके रखा होगा, जितना पैसा जमा करके रखा होगा, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हो सकता है कि पिछले 3 साल जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया होगा उसका अमाउंट इकट्ठा है। हो सकता है कि 4 साल, मतलब जितने साल भी आज तक उस मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, वो पूरा अमाउंट इकट्ठा होकर कहां पड़ा हुआ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। क्लियर है ना? दोबारा दिमाग शांत। देखो, मैं चाहता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई पूछे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, तो आपका दिमाग पहले आपको बोले कि आज तक हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, आज तक प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पिछले कई वर्षों में जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ अमाउंट अगर हमने एक अलग अकाउंट में जमा करके रखा हुआ है, तो उस अलग अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता रहा है कि आज तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, वो इकट्ठा करके वो अमाउंट आपको दिख रहा है। क्लियर है यहां तक आपका? ये सर। अब मैं आपको ना यहाँ पे अब मम्मी पापा की कहानी से निकाल के मैं कहीं और लेके चलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ना कुछ नोट आपको पहले लिखा दूं आगे बढ़ने के पहले। लिखिए ना मेरे साथ नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी बहुत आपको इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूं। अभी दिमाग में किसी तरीके का इफ और मत आने देना बस आपका। सुनिए ध्यान से, लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 आपका, नोट नंबर वन आपका लिखेंगे। कहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप लिखिए यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कोई पूछ देना तो बोलना कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। ये नंबर 1 कीजिए आप। कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो मेरे बच्चे ये नॉन कैश का मतलब कि ये एक एक्सपेंस तो हम दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस में आप अभी तक अकाउंटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा फाइनल अकाउंट में कि हम प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो दिखाते हैं, बट ये नॉन कैश है, हम किसी को पे नहीं करते, ये पैसा हमारे पास ही रहता है। तो ये आपका हो गया नॉन कैश। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बोला? ऑपरेशन के खर्चे हैं।
कोई भी चीज़ जब बिजनेस के ऑपरेशन में यानी कि गुड्स को बनाकर बेचने में जब कोई आप चीज़ यूज करते हो और उस पर कोई खर्चा होता है तो हम उसको ऑपरेशन के खर्चे बोलते हैं। तो ये एक तो कहना कि नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन कोई पूछे कि जरा बताओ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कोई पूछे कि जरा इसको बताओ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप बोलना मेरे बच्चे, लिखिए साथ में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ रिजर्व। ये एक तरीके का रिजर्व है। रिजर्व कहता है कि मेंटेन्ड, हमने इसको मेंटेन किया है, मेंटेन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए मेरे बच्चे हमने क्या किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं। ये शब्द दोनों जो मैंने बताया बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या है जी, एक एक्सपेंस है जो बिजनेस ऑपरेशन में होता है, हाँ, नॉन कैश आपका। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाते हैं, हम किसी को पे तो नहीं करते हैं, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके जिस अकाउंट में हम रखते हैं रियल लाइफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब आप कल को बड़े हो जाएंगे, डिग्री आपके पास आ जाएगी, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, तो हर एक कंपनी का बैलेंस शीट में मेरे बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड आपको दिखेगा, क्योंकि यही रियल लाइफ अकाउंटिंग है। तो सर पिछली क्लास तक आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि मेरे बच्चे आप बुकिश नॉलेज में हो, आप बुकिश नॉलेज, बुक्स के नॉलेज मतलब कि अभी तक जो पढ़ाया वो रियल लाइफ नहीं था। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो सिखाया, बट आज ऑनवर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भैया रियल लाइफ में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट में जमा करते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और आपको दिखेगा जब बड़े हो जाएंगे तो आपको यही रियल लाइफ में आपको चीजें दिखाई देंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया अकाउंट्स करो बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किए बगैर, तो जो पिछली क्लास तक किया वैसे करेंगे। अकाउंट्स बोलेगा कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करो, तो आज जो मैं सिखाऊंगा वो करेंगे। तो बट समझो मेरी बात ना, लेकिन वो ये बुकिश नॉलेज है। रियल लाइफ में हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है मेरे बच्चों, है ना। तो आप ये दो बात पहले ध्यान से रख लीजिए। यहाँ पे आपका कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ाने के पहले कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, उसके बाद नोट को और बढ़ाऊंगा। आप एक काम करोगे, आप ना लिखो मेरे साथ यहाँ पे, लिखो मेरे साथ यहाँ पे। मैं पहले आपको प्रेजेंटेशन समझा दूँ। यस, मैं पहले आपको प्रेजेंटेशन समझाना चाहता हूँ। कुछ लिखाऊंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखो होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक मशीन है। आप लिखना बंद कीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सब दिमाग में बैठाने की बातें हैं। एक मशीन है, जिस मशीन को मैंने क्या किया जी, 5 लाख रुपीज में परचेज किया है, 5 लाख में, ठीक है ना। इसका लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए 5 ईयर्स का है। ये चलो लाइफ सब हटाओ, ये बड़ा क्यों हो जा रहा है। मशीन आपका कितने का है जी, 5 लाख रुपीज का। और मान लो क्वेश्चन में कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर हम भी लिखे ना, सुनो तो, ये सारी बातें अब जो बता रहा हूँ आपको दिमाग में बैठाने की है। लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट समझना इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि 20% मान लीजिए पर एनम आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हुआ क्या मेरे बच्चे कि अगर आपका ये टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड, दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हमारा एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये हमारा एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये हमारा एंड ऑफ फोर्थ ईयर, और ये हमारा एंड ऑफ आपका 5th ईयर। 5 साल की कहानी यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। पहले साल के एंड में जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ तो आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, बट मेनली ये दिमाग में बैठाने की चीज़ें हैं। आप क्या बनाते हो, अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैं फर्स्ट ईयर के एंड में दिखा रहा हूँ। और फिर आप क्या बनाते हो जी, यहाँ पे बैलेंस शीट। फिर क्या बनाते हो आप, यहाँ पे बैलेंस शीट। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट में हम जो प्रेजेंट करते हैं अपने मशीन को, वो कैसे करते हैं। पता है क्या हुआ कि मुझे बताओ, 1 साल आपने एसेट्स यूज किया, तो 1 साल एसेट्स यूज करने के बाद 5 लाख पे 20% आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जी, 1 लाख। मान लो ये मेथड आपका क्या चल रहा है, एसएलएम चल रहा है, 1 लाख रुपीज। तो आप अपने प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने, 1 लाख रुपीज। 1 लाख चार्ज किया ना बच्चे। अब जो मशीन पे आपने 1 लाख रुपए चार्ज किया डेप्रिसिएशन, इसके बाद मशीन को आपको बैलेंस शीट में दिखाने के तरीके बता रहा हूं।
पहला तरीका मशीन, मशीन जो हम लोगों ने पिछले क्लास तक किया है उसमें क्या किया है, मुझे बताइए मशीन कितने का था, 5 लाख का। 5 लाख रुपीज में आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिया, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, है ना बच्चे। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ पता है, ये आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते, प्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इन बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका हमारे पास क्या है जी कि प्रॉफिट लॉस में 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन हमारा कितने का था जी, स्टार्टिंग में 5 लाख का, 1 लाख डेप्रिशिएट हुआ तो वैल्यू कितना बच गया, 4 लाख, है ना। ये आपको पहले साल में, ये हमारा फर्स्ट ईयर में हो गया। अब मैं दिखाता हूँ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर में बच्चे फिर से आपने मशीन पे क्या बोला होगा, टू डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट में अब हमारा मशीन कितने का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया मशीन 4 लाख रुपीज का था पिछली बार, तो 4 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज फिर से हमने डेप्रिशिएट कर दिया, अभी वैल्यू कितना रह गया, 3 लाख रुपीज आपका, 3 लाख। तो ये जो प्रेजेंटेशन आप मशीन का बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, अगले साल मशीन 2 लाख का दिखेगा, फिर 1 लाख का, फिर 0, ये हो गया मेरे बच्चे, ये आपका प्रेजेंटेशन हुआ क्या जी, आपका विदाउट, ये हुआ आपका विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिना प्रोविजन को ओपन किए बगैर। जो पिछले जो हमने 2-3 क्लासेज खत्म की, 2 क्लासेज जो हमने पिछली खत्म की, उसमें हम लोग इसी तरीके से बैलेंस शीट में दिखाते आ रहे हैं अपने मशीन को, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं, अगर हम प्रोविजन, ये तो हमारा हो गया एक तरीका आपका, ये हो गया आपका मेथड 1 दे देता हूं मैं। मेथड 1 हमारे पास क्या है जी, जिसमें कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ओपन नहीं करते। अब मैं दिखाता हूं मेथड 2। मेथड 2 हमारे पास क्या है, अगर हम इफ वी शो प्रोविजन फॉर या इफ वी मेंटेन, अगर हम मेंटेन करते हैं, इफ वी मेंटेन क्या जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं तो उस केस में हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और इसके बाद मेरे बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम कैसे उसको दिखाएंगे, बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे, ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा और सारी क्लैरिटी आपके पास आएगी। पहले साल में यहां पे हमने क्या बोला, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना चार्ज किया, 1 लाख रुपीज आपका, 1 लाख। मेरे बच्चे जो हमने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्या हमने किसी को पे किया, नहीं, डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करते। इस पैसे को हमने क्या किया होगा जी, बैंक में अलग से अकाउंट ओपन करवाया होगा और उसका नाम क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करूंगा, उस केस में हमारा जो मशीन है ना, हमारा जो मशीन, वो मशीन कितने का था, 5 लाख का। मशीन को हमेशा हमेशा हम लोग क्या करेंगे जी, विल शो मशीनरी आपका एट 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पे हम क्या करेंगे, मशीन को दिखाएंगे जो उसकी कॉस्ट है। मशीन कितने पे आपका, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मशीन में क्या करूँगा, 5 लाख रुपीज आपका, है ना, 5 लाख। और ये जो प्रॉफिट से हमने 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना बच्चे, उस 1 लाख को हमने एक अकाउंट में जमा कराया होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका एक रिजर्व होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक टाइप का रिजर्व होता है। और सारे रिजर्व को हम क्या करते हैं, इस साइड लिखते हैं, हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना जी, 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 1 लाख का अमाउंट। तो इस मेथड में क्या होगा, मशीन हमेशा कॉस्ट पे ही दिखेगा। मशीन जो होगा मेरे बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट पे ही दिखेगा। और जितना भी हमने आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, वो पैसा हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये पहले साल की कहानी होगी, पहले साल की। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड ईयर में क्या हुआ। ये हमारा क्या था, फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर था आपका। सेकेंड ईयर में फिर से हम प्रॉफिट लॉस में क्या बोलेंगे, टू डेप्रिसिएशन।
अभी अकाउंटिंग एक्चुअली किया कैसे जाएगा मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो सेकेंड ईयर में हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन। क्या ये डेप्रिसिएशन का पैसा हमने किसी को पे किया? नहीं पे किया। इस पैसे को भी कहां जमा कर दिया? उसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो पिछले साल जिसमें कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट था। तो मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में क्या होगा, मशीन, सेकेंड ईयर में क्या होगा, मशीन, तो यहाँ पे कॉस्ट पे ही दिखेगा, यानी कि 5 लाख। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं करते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम माइनस करके दिखाया करते थे, यहाँ पे नहीं जी, हम मशीन को हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे 5 लाख। और वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था ना बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिस अकाउंट में पिछले साल देखो कितना हमने जमा किया था, 1 लाख, 1 लाख और जमा कर दिया तो ये अमाउंट कितना आपका हो गया, 2 लाख रुपीज का अमाउंट, एंड सो ऑन। ये कहानी आगे बढ़ते चली जाएगी। अगर आप सचमुच में इसको लिखना चाहते हैं तो मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना होगा। ये आपका फर्स्ट ईयर की मैंने कहानी आपको दिखाई है, ये हमने आपको सेकेंड ईयर की कहानी दिखाई है, सेकेंड ईयर की। यहाँ जो बैलेंस शीट बनाया विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको दिखाया है कि फर्स्ट ईयर में मशीन कैसे दिखेगा, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, और सेकेंड ईयर में हमारा मशीन कैसे दिखेगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मेथड 2, अगर इफ वी मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग है, फर्स्ट ईयर, और ये हमारा सेकेंड ईयर, एंड सो ऑन, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ चलेगा। अभी प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा वो भी समझाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे मकसद समझो, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये बात पता चल जाए, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि जितना भी आज तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ना, उस डेप्रिसिएशन को हमने मशीन अकाउंट से माइनस नहीं किया है, हमने उसको माइनस नहीं किया है, उसको हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से इकट्ठा करके रखा हुआ है, आज तक जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ठीक है ना। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे किनारे हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर इस पर मैं कुछ नोट लिखाऊंगा और फिर इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज कॉपी कर लीजिए, बहुत क्लियर कट, बहुत क्लियर कट। ठीक है, अब आपने इसकी कॉपी कर लोगी, मुझे पूरा विश्वास है। 2 नोट मैंने आपको यहाँ लिखाया था, एक तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक टाइप का रिजर्व है जो हमने मेंटेन किया है फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि एसेट्स को फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए। नाउ थर्ड नोट लिखा रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे जगह है तो यहाँ लिखिए, अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद ही आप नोट लिखना शुरू कीजिए, इसके बाद ही नोट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इसके बाद ही लिखा देता हूँ, अभी इसके साथ ही इसके बाद ही लिखिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे ये इतना बड़ा अचानक कैसे हो जा रहा है, ये तो ऐसा कभी नहीं होता था, है? मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। लिखेंगे आप, आपका 2 नोट हो गया था, नोट नंबर 3 लिखेंगे, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 कहते हैं कि इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लिखेंगे इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लिखिए साथ साथ, इस सब एग्जाम में आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, इज नॉट मेंटेन्ड, अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, कॉमा, कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स are shown in the balance sheet, in the balance sheet, कहता है कि at its book value, क्या लिखा हमने, बुक वैल्यू, इसकी जो बुक वैल्यू होता है बच्चे, बुक वैल्यू का मतलब आगे ब्रैकेट में, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब कि एसेट्स में आज तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है उसको माइनस करके ही हम इस वैल्यू को दिखाते हैं। ये 4 लाख रिटन डाउन वैल्यू है, ये 3 लाख रिटन डाउन वैल्यू है 2 साल के बाद। क्लियर आपको? ये सर। लेकिन नोट नंबर 4 लिखेंगे आप, नोट नंबर 4 आप लिखेंगे, कहते हैं कि इफ प्रोविजन फॉर depreciation, if provision for depreciation account is maintained,
अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इज मेंटेन्ड, कॉमा, कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स always appear in the balance sheet कहते हैं कि at its कॉस्ट प्राइस। क्या हमने बोला? कॉस्ट प्राइस। एट इट्स कॉस्ट प्राइस को कर लीजिए आप अंडरलाइन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, है ना। आप देख रहे हैं कि जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन कर रहे हैं, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। एसेट्स मेरे बच्चे हमेशा बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? कॉस्ट प्राइस पे दिखेगा। कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो आप यहाँ तो कॉपी कर लीजिए। मैं अब इसको मिटाता हूँ और मैं कुछ आपको और अच्छी बातें सिखाता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। पता है ये जो बैलेंस शीट में हमने प्रेजेंटेशन दिखाया ना, एग्जैक्टली यही है। लेकिन कभी कभी क्या अक्सर देखा गया है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में, तो जब बैलेंस शीट दिया रहेगा तो कुछ ऐसा बोल देगा। मैं आपको सेकेंड ईयर के एंड वाला बैलेंस शीट दिखाता हूँ। वो कहेगा भैया मशीन कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने इस साइड लिखा ना बच्चे, इस साइड वो दिखाने के बजाय क्या करेगा कि इस मशीन से ही आपको यहाँ पे लेस करते हुए दिखा देगा, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दे, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह दे। एक्यूमुलेट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ आज तक का डेप्रिसिएशन, मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे कितना जी? 2 लाख रुपीज माइनस करके आप क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर दिखाएंगे 3 लाख रुपीज आपका, 3 लाख। तो ऐसे भी दिखा देगा। तो आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये तो बुक वैल्यू पे दिखाया ना मेरे बच्चे, ये प्रेजेंटेशन है। इंटरप्रिटेशन कैसे है? मशीन की कॉस्ट तो 5 लाख हम दिखाएंगे। 5 लाख में क्या हुआ जी? 2 लाख रुपीज जो यहाँ लिखा था उसको यहाँ ना लिख के हम इस साइड माइनस करके दिखा देंगे, तो भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट मशीन यहाँ पे कॉस्ट पे दिख रहा है। उस मेथड में नहीं होता। आप देख सकते हो कि पहले वाले में 5 लाख माइनस 1 4 लाख दिखाया, दूसरे में 4 लाख माइनस 1 3 लाख दिखाया। तो हमेशा बुक वैल्यू पे आता है, बट यहाँ पे हमेशा कॉस्ट पे। आप या तो ऐसे प्रेजेंट कीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट में, या फिर उसको ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मशीन हमेशा यहाँ पे कौन से प्राइस पे दिखेगा? कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर आपको? ये सर। तो मैंने आपको कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ इतनी बातें आपको बताने की कोशिश की है कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब जो भी डेप्रिसिएशन हम आज तक चार्ज कर रहे हैं, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम कहीं पे एक जगह पे जाके जमा कर रहे हैं अलग से बैंक में, और जो बैंक में हम पैसा जमा करेंगे अलग से, तो नो डाउट कि उसको एक नाम देना होगा। उसका नाम क्या दिया हमने? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि बैंक में जितने भी अकाउंट आप खुलवाते हो, जितने भी अकाउंट, उन सबका एक नाम तो देना होता है। पापा मम्मी एजुकेशन फंड के नाम से पूछ लेना, उन्होंने अकाउंट खुलवाया होगा एजुकेशन फंड के नाम पे। और बिजनेस क्या करता है जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे। तो ये बात मैंने आपको बता दी। ये 2 पॉइंट और आपके लिए रिलेवेंट हो गया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और आपके साथ थोड़ा गेम खेलता हूँ, मजा आएगा, है ना। सुनिए वो गेम क्या है। लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब ये आज की क्लास आपकी एंड होगी ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेकर अब सवाल दिमाग में आपके नहीं बैठेंगे, कोई भी नहीं रह पाएंगे, सारे खत्म। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए आप यहाँ पे। कहता है कि मशीन ये कहता है कि आपका यहाँ पे 7 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, 7 लाख रुपीज। और कहता है ये आपका 7 लाख रुपीज आपका, या फिर ऐसे कर लीजिए मशीन और ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे क्या? कॉस्ट कितनी है जी? 7 लाख रुपीज। फिर कहता है इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहता है यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 लाख रुपीज है। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे, अगर मैंने क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको बता दिया ना, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट नहीं भी लिखता तो भी क्या वो कॉस्ट पे ही था,
अभी आपने देखा कि जब भी प्रोविजन को मेंटेन करते हैं तो मशीन हमेशा क्या होगा, कॉस्ट पे ही दिखेगा आपका। तो ये आपका कितना हो गया जी, 7 लाख। बोलता है कि कैलकुलेट, लिखो ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में एक एक नंबर में आ जाते हैं तो आप कहीं परेशान ना हो। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नंबर ए कहता है कि बाय एसएलएम मेथड, आपको एसएलएम मेथड से बताना है डेप्रिसिएशन कितना होगा। और बी में कहता है बाय WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपका ये दो मेथड से आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। आइए सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं, और सॉल्यूशन में मेरे बच्चे मैं पहले सॉल्व करूंगा आपका नंबर ए का सॉल्यूशन। मैं निकाल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा बाय आपका SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। सुनो ना, एसएलएम मेथड से जब हम 10% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10% का डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं, ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना बच्चे, कॉस्ट प्राइस पे। मुझे बताइए जल्दी से कि इन दोनों में से कॉस्ट कौन सा है। कॉस्ट है आपका 7 लाख रुपए। मशीन हमेशा कॉस्ट पे दिखेगा अगर आप प्रोविजन को मेंटेन करते हैं। तो बाय एसएलएम मेथड इफ यू आर कैलकुलेटिंग आपका डेप्रिसिएशन विल टेक 7 लाख का 10%, दैट कम्स टू हाउ मच, 70,000 का अमाउंट, 70,000 निकल के आ गया। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से जी, बाय WDV रिटन डाउन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो WDV से क्या निकल के आएगा, उस केस में 10% जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि एसेट्स की जो आज वैल्यू बची हुई है। आज वैल्यू बचने का मतलब कि कॉस्ट में आज तक का जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है उसको माइनस करने के बाद 7 - 3, ऑब्वियस सी बात है मेथड तो आपका रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू पे लगता है, और अगर आपके एसेट्स का बुक वैल्यू निकालना तो इसमें आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करके ही निकलेगा। तो 4 लाख रुपीज का 10% यानी कि कितना निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 40,000 का अमाउंट, और ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकल के आया। बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में सारी बातें बैठनी चाहिए। अगर आपने कॉपी नहीं किया है मेरे साथ तो मैं किनारे हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर साथ में कॉपी कीजिए, तभी मजा आएगा। ऐसे आप प्रोफेशनल बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो जनरली जो बेस्ट चीज़ होता है वो यही होता है कि आप सर के साथ साथ कॉपी कीजिए। कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम ये नहीं कर सकते, तो फिर ये डिग्री ही क्यों कर रहे हो। जब आप अपने स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, जब एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, समझना लिखना, तो आप जब बड़े हो जाओगे ना बदमाश, जब डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, किसी कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तो 2 छोड़ो 10-10, 20-20, 100 काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे। और फिर उस समय अपने संतोष सर को आप याद करोगे कि सर ने तो हमें 2 काम एक साथ करने के लिए बोला था और तब भी हम नहीं करते थे, हम गुस्सा हो जाते थे सर पे कि हम क्यों करेंगे। आज तो हमें 100 काम करने पड़ रहे हैं। आज मुझे शायद हो सकता है कि आप मुझ पर चिल्लाओ, गुस्सा करो, गाली दो, बट कल को आप मुझे याद करोगे कि सर ने ऐसा बोला था। भगवान करे कि आप उस जगह पे पहुंचे जहां पे टॉप लेवल पे आने के बाद इतने सारे मस्त तरीके से काम आएंगे, मस्त लोग आपके पीछे रहेंगे कि सर ये भी करना है, खूब सारे पैसे आपके पास आएंगे और गजब की ज़िंदगी आपकी होगी। उसके लिए आपको संतोष सर की आज से ये बातें माननी पड़ेंगी। अगर नहीं मन करता है तो भी प्लीज़ कॉपी कीजिए। सर हो गया। अब मैं आपके साथ कुछ गेम खेलना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां तो मैंने सारी बातें क्लियर कट कह दी, अब मैं आपको गेम दिखाता हूं। कहता है क्वेश्चन में मशीन, और ब्रैकेट में कह देता है आपका इसकी बुक वैल्यू। ओहो, कुछ अच्छा गेम अब होने वाला है। देखो क्या, अब मैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब वो आपका उसका गेम दिखा रहा हूँ। मान लो मशीन जिसकी बुक वैल्यू कहता है कि 8 लाख रुपीज़ की है, 8 लाख रुपीज़ आपका, और फिर यहाँ पे कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहता है यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ का है, 2 लाख का। बोलता है कि कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट आपका डेप्रिसिएशन। कहता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय नंबर ए कहता है कि एसएलएम मेथड से, सॉरी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय आपका एसएलएम
मेथड, एसएलएम से आप बताइए, और दूसरा बी कहता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आपका डब्ल्यूडीवी मेथड। आप बताइए क्या निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया। तो मैं आपको कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर में आप देखिए कितना मजा आपको आने वाला है। पर बच्चे एसएलएम मेथड से नंबर ए, अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड, आप जानते हैं कि एसएलएम मेथड में वी चार्ज दिस रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। एसएलएम वी अप्लाई ऑन द कॉस्ट प्राइस। क्या मेरे बच्चे ये कॉस्ट प्राइस है? क्या ये 8 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस है? नहीं, इसने खुद कह दिया कि बुक वैल्यू है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता तो मैं क्या मानता, ये कॉस्ट है। ये ब्रह्मा भी आके बोले कुछ की नहीं, चेंज कर दो, मत मानना। कुछ ना बोले यहाँ पे तब तो कॉस्ट ही है, जो एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन एग्जामिनर आपके साथ गेम करने के लिए अगर वो कह दे कि नहीं भैया हम तो मशीन की बुक वैल्यू बता रहे हैं 8 लाख रुपीज, तो आप समझ लेना इसका मतलब है कि वो पता है क्या कर रहा है, इस 5 लाख में इस 2 लाख को माइनस करके ये वैल्यू आपको बता रहा है, जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, ये बता रहा है। तो ठीक है, हम उसके गेम में थोड़े फंसने वाले हैं। हम एसएलएम को आपका अप्लाई करने के लिए हम उसकी कॉस्ट जानेंगे, एंड कॉस्ट के लिए ये जो 8 लाख रुपीज उसकी वैल्यू बता रहा है, उसमें 2 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे जी, पहले ऐड करेंगे, और 10 लाख रुपीज का 10% यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। हाँ, अगर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन निकालिए बाय डब्ल्यूडीवी मेथड, तब तो मेरे बच्चे चेहरे पे एक स्माइल लेकर आओ ना। डब्ल्यूडीवी जो 10% आपको अप्लाई करना है, दैट इज ऑन बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कितना बता रहा है, 8 लाख रुपीज। तो सीधे हम क्या करेंगे, 8 लाख का निकाल लेंगे, ये 80,000। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऐसे बड़े क्वेश्चन के रूप में भी दिखाऊंगा भी, और ये आपके एग्जाम में कई बार 1 मार्क में भी सब क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यू के रूप में और ऐसे वैसे। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए आप इसको, ये कॉपी कर लीजिए। हमने आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी बड़ी बातें भी बताई। सर क्या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? ना मेरे बच्चे, अभी कहानी और चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ तक क्लियर आपको? यस। अब मैं आता हूँ आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, बट 3 में आने के पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। पता है क्या, 3 अभी मैं मिटा देता हूँ, आपने मिटाना, लिख लिया है तो मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या याद है ये कौन थे? मैंने इनको क्या बोला था? मैंने कहा था इनको एक स्मार्ट पापा, ये एक स्मार्ट पापा है, और ये इनके क्या थे जी, एक प्यारे से छोटे से बेटे, आपका एक बेटा, इनका बेटा या बेटी कुछ भी। देखो, पापा ने एस्टीमेट लगाया था, एस्टीमेट कि आज से 5 इयर्स के बाद जब बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा तो इसको पढ़ाने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी, 5 लाख रुपए। एस्टीमेट ही तो होता है, हम भगवान थोड़े ही हैं। हमने एस्टीमेट लगाया था कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट आएगी। इस स्मार्ट पापा ने क्या किया था, हर एक साल जो प्रॉफिट कमाया था बच्चे, उसमें से 1-1 लाख रुपए जमा किया था, और उसको कहाँ इकट्ठा किया था, किस अकाउंट में, एजुकेशन फंड, यानी कि बैंक में उन्होंने एक एजुकेशन फंड आपका ओपन किया हुआ है, और उसमें कितने रुपए जमा करके रखे हैं, 5 लाख रुपए। ठीक है, स्मार्ट पापा थे। लेकिन पता है क्या हुआ, जब ये बच्चा बड़ा हो गया 5 साल के बाद और पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आई, तो पता है क्या हुआ कि जिस एस्टिमेट को इन्होंने 5 लाख रुपए सोचा था, ओहो, वो 5 लाख ना होके 5,40,000 रुपए जो वहां पे लग रहे हैं। मतलब वहाँ पे फीस जो टोटल पापा को पे करना उस बच्चे को पढ़ाने के लिए 540। अब पापा क्या करेंगे? अब देखो ना, उन्होंने तो 5 लाख का हिसाब बनाया था ना बच्चे, 5 लाख रुपीज आपका, कि 5 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ गई, फीस बढ़ गया, और 540 की रिक्वायरमेंट आ गई। अब क्या करेंगे? तो क्या अब पापा मतलब कि पिछले 5 साल जो कर चुके हैं उसको क्या वो चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। पापा के पास पता क्या उपाय है कि अगर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए 540 की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख रुपीज मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, जो कमी पड़ रहा है ना 40,000, वो कोई बात नहीं। जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट लॉस होगा, मतलब करंट ईयर में जो कमाएंगे वहां से निकाल कर क्या करेंगे, आपको दे देंगे कि लो जी आप पढ़ाई कर लो। पढ़ाना तो है ना बच्चे, ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ाएंगे। तो 5 लाख रुपीज अभी तक हमने जमा करके रखा था, जो भी कम ज़्यादा होगा हम प्रॉफिट लॉस से क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस से निकाल देंगे।
हो गया। अरे मत सोचना कि ये वो, कुछ नहीं। मैं आपको आपके मम्मी पापा के बारे में, मैं किसी स्मार्ट पापा के बारे में नहीं बताना चाहता, मेरा वो काम नहीं है। मैं बस एक छोटा सा दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करके मैं अल्टीमेटली आपके पास बिजनेस में आना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन की कहानी करना चाहता हूँ, उस बिजनेसमैन की जो जिसके जगह पे कल को आपको खड़ा होना है। आप बिजनेस करोगे, जॉब नहीं करना, हमें जॉब नहीं करना, मजा नहीं आता उसके अंदर में। आप बिजनेस करोगे और मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि पता है क्या, ये देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं आपके लिए। ये रहा वो बिजनेसमैन। मान लीजिए ये आप वो बिजनेसमैन हो और आपने क्या किया बच्चे, आपके पास एक मशीन है, आपने एक मशीन परचेज किया था 5 लाख रुपीज का। आपने एस्टिमेट लगाया था कि इसका जो लाइफ होएगा वो 5 ईयर्स होगा, ठीक है ना। मैं एक बिजनेसमैन की बात करता हूँ। इन्होंने क्या किया कि आपका ये लाइफ कितना था जी, 5 ईयर्स, 1 2 3 4 एंड 5। हुआ क्या कि इस बिजनेसमैन ने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकालकर पैसा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उन्होंने पहले साल में कितना जमा किया, 1 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर में कितना जमा किया, 1 लाख रुपीज। तीसरे साल में कितना जमा किया, 1 लाख रुपीज। चौथे साल में कितना जमा किया, 1 लाख रुपीज। और इस अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 4 लाख रुपीज। यानी कि इन 4 वर्षों के बाद ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है मेरे बच्चे, उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये पैसा कितना रखे हुए, 4 लाख रुपीज। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि लाइफ 5 ईयर्स तक चलेगा। एस्टिमेट है ना, कोई एग्जैक्ट तो नहीं पता। लेकिन 4 साल के बाद ही क्या हुआ कि ये मशीन मान लो आपका खराब हो गया, बर्बाद हो गया, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और जिसके चलते इस मशीन को रिप्लेसमेंट की नीड आज ही क्रिएट हो गई है। और आज तक हमने पैसा कितना जमा किया, 4 लाख रुपीज। अब मैं क्या करूं, जो नया मशीन हमें परचेज करना है उसके लिए कितने रुपए चाहिए, 5 लाख रुपीज। हमने पैसा कितना जमा किया, 4 लाख। तो और पैसे कहां से आएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एग्जैक्टली वही जो ये स्मार्ट पापा करते हैं ना बच्चे, वही काम ये भी बिजनेसमैन यानी कि आप करोगे। होगा क्या ना, आपको कुछ ऐसा करना होगा। मुझे बताओ, नया मशीन को परचेज करने के लिए हमें कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख रुपीज। लेकिन हमने आज तक पैसा अभी तक जमा करके कितना रखा हुआ, 4 लाख रुपीज। तो ठीक है, हमने 4 लाख रुपीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे जमा करके रखा हुआ है। ये मशीन मेरे बच्चे अगर मान लो कि आपका हमें आज ही बेचने की नौबत आ गए, तो हमने क्या किया होगा, एज स्क्रैप भी अगर इसको बेचा होगा तो कुछ तो पैसे मिले होंगे। बताओ ना, अगर ये मशीन जो आज ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, अगर हम एक कबाड़ी वाले को, एक स्क्रैप वाले को भी बेच दें, तो मान लो इस मशीन को बेचकर हमारे पास क्या बाजी कि आपका 70,000 की रिकवरी हो गई, इस मशीन से आ गया। हमें नया मशीन खरीदने के लिए पैसे कितने चाहिए, 5 लाख। हम लोगों ने अभी तक पैसे इकट्ठा कितने कर लिए, 470। और अभी भी कितने अमाउंट की कमी है, 30,000। तो जो अमाउंट 30,000 कम पड़ रहा है ना इस मशीन को परचेज करने के लिए, ये मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। एग्जैक्टली वही जैसे हम पिछले मेथड में भी करते थे। याद कीजिए, पिछले मेथड में भी मतलब जो पहले अभी तक हमने पढ़ा कि मशीन को बेचने पे कोई घाटा फायदा हुआ तो हम प्रॉफिट लॉस से चार्ज किए ना, वही काम यहाँ भी कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 30,000 प्रॉफिट से चार्ज कर लेंगे। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल मेरा मोटिव है कि आपके कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक मशीन 5 लाख रुपीज का है, उस मशीन के नाम पे आज तक हमने कितना जमा करके रखा हुआ है, 4 लाख रुपीज। हमें आज ही उस मशीन को रिप्लेस करना है, तो 4 लाख प्रोविजन में है। उस मशीन को बेच के जितना पैसा आ गया वो इकट्ठा कर लो, 470 हो गया। और कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट लॉस से निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन जो कमाता है उसी से तो सारे खर्चे मीट करेगा। तो जो भी कमाया उसको प्रॉफिट लॉस के रूप में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस से चार्ज कर लेंगे। तो ये एक तरीके से मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग करने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या मैं अब आपको प्रॉपर एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूं? यस सर, आप दिखा दो। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल और भी है जो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, हम उसको क्लियरिफाई करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मैं फिर से ये लेकर चलता हूं एक स्मार्ट पापा, है ना। ये क्या है जी, ये एक स्मार्ट पापा है, ठीक है, पापा।
इन्होंने क्या क्या, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ पहले से बिजनेस कर रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे, इस पापा के दो बच्चे हैं, बेटा नंबर 1 एंड बेटा नंबर 2, बेटा बेटी कोई भी हो, मतलब दो इनके बच्चे हैं। मुझे बताइए कि ये पापा के अगर दो बच्चे हैं तो दोनों ही बच्चों को पढ़ाना होगा ना, बोलो ना हाँ, ये सर। तो हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं, ये पापा ने कई वर्षों तक इनके नाम से और इनके नाम से पैसा बैंक में जमा किया हुआ है। जो पैसा इन्होंने जमा किया हुआ है, हम उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड आपका है ना। मान लीजिए बेटा 1 के नाम पे उन्होंने 8,50,000 रुपीज का पैसा जमा किया हुआ है, और बेटा 2 के नाम पे 750 का पैसा जमा किया हुआ है। यानी कि एजुकेशन फंड में टोटल अमाउंट कितना जमा हो चुका है जी आपका, यहाँ पे 16 लाख रुपीज। पापा ने एजुकेशन फंड यानी कि दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने 16 लाख रुपीज का अमाउंट जमा करके रखा हुआ है जी। 16 में इस बेटे के नाम पे 850 है और इस बेटे के नाम पे 750 है। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना मेरे बच्चे, एजुकेशन फंड के नाम पे टोटल कितना, 16 लाख, इस बेटे के नाम पे 850, इस पे कितना, 750 है। मान लो आज ये जो बेटा 1 है, आज इसको पढ़ाने के लिए एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताइए कि अगर बेटा 1 को पढ़ाने की अगर रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट मान लीजिए हमने तो जमा किया था 815 के नाम पे, 715 के नाम पे, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो अगर मान लो 9 लाख रुपीज की आ गई। 9 लाख किसको पढ़ाने के लिए जी, बेटा 1 को पढ़ाने के लिए, बेटा 1 को पढ़ाने के लिए। तो मुझे बताओ कि पापा ने बेटा 1 के नाम पे 850, बेटा 2 के नाम पे 750, यानी कि टोटल 16 लाख रुपीज रखा था। और होता क्या है कि बेटा 1 को आज पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आ गई, हमने जितना एस्टिमेट लगाया था उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 9 लाख रुपीज। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस एजुकेशन फंड जिसमें कि टोटल 16 लाख रुपीज पड़े हुए हैं, क्या मैं इस 16 लाख में से 9 लाख रुपीज निकाल लूं बेटा 1 को पढ़ाने के लिए, या बेटा 1 को पढ़ाने के लिए सिर्फ 850 निकाल सकता हूं? आप मुझे बताओ लॉजिकली, दिमाग से बात करके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे बेटा 1 को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं आउट ऑफ 16 लाख जो टोटल आपका एजुकेशन फंड का पैसा है, उसमें से 9 लाख रुपीज नहीं निकाल सकता। अगर 9 निकाल लूंगा ना, तो देखो इस बेटे के हिस्से का कुछ पैसा निकल के आ जाएगा, उस बच्चे को भी तो पढ़ाना है, उसको भी तो हमें बड़ा करना है। तो उस केस में उनके नाम का जो पैसा मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो जेन्युइनली, मतलब रियल लाइफ में ये स्मार्ट पापा क्या करेंगे कि अगर बेटा 1 को पढ़ाने के लिए 9 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो एजुकेशन फंड से कितना निकालेंगे, 850 जो इनके नाम पे जमा किया गया है, और बाकी जो 50,000 का शॉर्ट अमाउंट हो रहा है ना, वो करंट ईयर के प्रॉफिट से निकालकर बेटा 1 को पढ़ा देंगे। यही काम होता है मेरे बच्चे। जब बेटा 2 को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आएगी तो उनके नाम से कितना पैसा जमा किया वो निकालेंगे, एंड सो ऑन। पता मैं क्यों बता रहा हूं? मैं ये आपको बताने का मेरा मेन मोटिव है कि अगर मैं ये पापा को हटाकर अगर मैं रखूं यहाँ पे क्या जी, कि सपोज दैट कि ये एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन, इसके पास मशीन 1 है और इसके पास मशीन 2 है। मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों का जो कॉस्ट है ना बच्चे, इनका कॉस्ट मान लीजिए 6 लाख रुपीज है, और इनका कॉस्ट मान लीजिए 4 लाख रुपीज है। तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 लाख रुपीज। हमने यानी कि इस बिजनेसमैन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी ये समझना है, मैं आपको फिर इसको क्वेश्चन के रूप में दिखाऊंगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे, मशीन 1 के नाम पे इन्होंने क्या किया है कि 4,80,000 का अमाउंट अभी तक जमा किया है, और इस मशीन के नाम पे मान लीजिए 2 लाख एंड आपका 2,50,000 का अमाउंट इन्होंने जमा किया है। तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1 और M2 का मिला के कितना हो गया, 7,30,000, 730 आपका 730 हो गया। मान लीजिए M1 को आज इन्होंने क्या किया जी, सेल कर दिया, M1 को सेल कर दिया, और इसके जगह पे नया मशीन उनको परचेज करना है, नया मशीन लेना है M1 के रिप्लेसमेंट पे। तो कहते हैं कि जरा मुझे बताओ कि अगर ये M1 आपका सोल्ड हो गया, तो मेरे बच्चे M1 के नाम पे हमें कितना पैसा इकट्ठा करना है जी, 6 लाख। हमें 6 लाख रुपीज चाहिए। कहाँ से पैसे आएंगे ये 6 लाख रुपीज? तो ये देखो आप, ये देखो, क्या मैं पूरा का पूरा पैसा 10 लाख में से 6 लाख निकाल दूं? नहीं, हमें क्या करना होगा,
इसके नाम पे जितना पैसा आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपने जमा किया है, हम सिर्फ वही पैसा निकालेंगे। कितना पैसा? 480। तो हमें 6 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, 480 यहाँ से आ गया। इस मशीन को मेरे बच्चे M1 को जब सेल किया था ना, है ना, स्क्रैप्ड हो गया था, तो सेल करके, यानी कि सेल ऑफ मशीन, मशीन को सेल करके मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ था जी, 1 लाख रुपीज आ गए थे, 1 लाख। तो 6 लैक्स में हमारे कितने इकट्ठे हो गए? 580। और कितना चाहिए? 20,000। वो 20,000 मेरे बच्चे हम एज लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल को हम कहाँ से चार्ज कर लेते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। यानी कि उस प्रॉफिट से 20 निकाल के हमारे पास नया मशीन खरीदने के लिए पैसा हो जाएगा और जाके हम नया मशीन परचेज कर लेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन की बात करें और कोई एक मशीन बिक रहा है, तो आपको ध्यान से देखना होगा उस मशीन के नाम पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना पैसा जमा किया हुआ है, और फिर उस पैसे को हम निकालने की बात करेंगे। वो कैसे होगा, ये सारी बातें कैसे होंगी, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊं। और हाँ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग भी कैसे होगी बच्चे, वो भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। हमने कितने एग्जाम्पल्स अभी तक किए थे? एग्जाम्पल कितने किए थे? ये देखिए आप यहाँ पे, हमने 2 एग्जाम्पल किए थे ना, 2 एग्जाम्पल। तो आप 3rd एग्जाम्पल में आइए, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। और यहाँ ना एक्चुअली थोड़ा दिक्कत आएगी, जगह कम पड़ेगा, तो मैं ना 3rd क्वेश्चन को इस पे यूज करता हूँ आपके लिए, इस पे यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका। हाँ जी बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 एक डायग्राम पे बना दिया आपको थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। और इस डायग्राम पे आप देखेंगे कि हमारे पास 1 से 31 मार्च 25 पहले साल का एंड हो रहा है, 31 मार्च 26 सेकेंड ईयर, 31 मार्च 27 थर्ड एंड 31 मार्च 28 फोर्थ ईयर। 4 साल की अकाउंटिंग आपको दिखाऊंगा, हाउ टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 साल मैंने आपको दिखा दिया। इसमें मैंने दिखाया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने M1 यानी कि पहला मशीन आपने 2 लाख का परचेज किया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर। यस सर, हमने क्या किया जी, M1 परचेज किया 2 लाख का। 1 इन 2024 में, पहले साल में ही आपने M2 नया मशीन लिया 1 लाख का। फिर सेकेंड ईयर में आपका 1 जुलाई को M3 परचेज किया 50,000 का। और मैंने दिखाया कि 4th ईयर में बिल्कुल स्टार्टिंग में 1/4/2027 को M1 यानी कि जो ये मशीन था 2 लाख का, उसको हमने बेच दिया 45,000 में। क्वेश्चन कहता है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन लिखिए। आप ना एक काम करो, वीडियो को पॉज करके पहले आप यहाँ तक तो कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं 1 सेकंड के किनारे हो जाता हूँ। इसके बाद की सारी बातें आपको मेरे साथ साथ लिखना है, तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। हो गया? ये सर, तो सुने अब ध्यान से। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, मान लो क्वेश्चन कहता है कि 10% पर एनम बाय ये कहता है कि SLM मेथड, आपका SLM मेथड से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और फिर कहता है कि प्रिपेयर, आपको बनाना है यहाँ पे प्रिपेयर क्या क्या जी, एक तो मशीनरी अकाउंट लिखिए मेरे साथ, बिल्कुल आगे पीछे आपको नहीं होना है। मशीनरी अकाउंट कॉमा, कहता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड थर्ड कहता है कि आप बनाए यहाँ पे क्या जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, जब भी एग्जाम में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करना होगा, वो हमेशा आपको क्वेश्चन में बताएगा बच्चे कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट बोलना बनाने के लिए, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक हम लोग इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करते थे, है ना, ये पहली बार हमने शुरुआत किया है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, आप इसको जल्दी से आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और मेरे साथ अब आप शुरू करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। एक काम करो, सॉल्यूशन में एक तो आप बनाइए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, एक तो आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। और मैं बता दूं, कोशिश करो मेरे बच्चे कि आपका जो रजिस्टर है ना, आपका जो रजिस्टर है
उस रजिस्टर के इस दो पेज को एक साथ रखें। जैसे मान लो ये आपका रजिस्टर है, तो ये दो पेज को आप एक साथ रखिए, ताकि यहाँ पे भी और यहाँ पे अकाउंटिंग करते समय अगर आप पेज को ऐसे कर लेते हैं तो आपको अकाउंटिंग सभी एक साथ दिखनी चाहिए, एक साथ दिखनी चाहिए, पेज को पलटने का नौबत ना है, अगर आपको ठीक से समझना है तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे लिया आपका मशीनरी अकाउंट है ना एक तरफ में, और मशीनरी अकाउंट में हमने यहाँ पे क्या किया जी, आपके रजिस्टर का हाफ पेज मैंने यहाँ पे लिया, आपके रजिस्टर का हाफ पेज मैंने यूज किया है फॉर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट। आपका ये हमने हाफ पेज यहाँ पे लिया है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, मैं तो दूसरे तरीके से बनाऊंगा। फिर आप यहाँ पे मेरे साथ बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप बनाएंगे यहाँ पे मेरे साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्कुल साथ साथ आपका पेन चलना चाहिए, ना आगे ना पीछे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मेरे साथ बनाया डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी आपके रजिस्टर के हाफ पेज की रिक्वायरमेंट आएगी कम से कम। इसके बाद आप मेरे साथ बनाइए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप दूसरे पेज पे बना लेंगे, मैं इसी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो एक आपने बनाया क्या जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमने यहाँ पे रेडी किया। तो ये तीन अकाउंट मैं एक साथ बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पे कुछ नोट भी लिखाऊंगा बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराने के लिए। बट फिलहाल आप इस तीन अकाउंट को मेरे साथ आप बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर जगह है ना हमारे पास, यस सर। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, बट मैं ताकि क्लियर कट आपको सारी चीज़ें देखे इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया यूँ, और ये ले लिया आपका यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है ना, जगह मेरे पास हो गया है। अब सुनेंगे ध्यान से, मैं स्टार्ट करता हूँ अकाउंटिंग। ये डायग्राम मेरा क्वेश्चन है और इसी से बढ़ूंगा। आपने क्या किया बच्चे, फर्स्ट फॉर 2024 को आपने M1 परचेज किया, तो लिखेंगे फर्स्ट फॉर 2024 को M1 परचेज किया, यानी कि टू बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पिछले क्लास में जो अकाउंटिंग किया था वैसे ही आपका टू बैंक अकाउंट आपका, है ना, टू बैंक अकाउंट। और ये मशीन हमारा कौन सा है, लिख दो ब्रैकेट में, इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा M1 मशीन है आपका M1। कितने का मशीन परचेज किया, 2 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का, ठीक है ना। समय आगे चला बच्चे, चलते चलते इसी साल में आप देखो 1/10/2024 को आपने एक नया मशीन लिया है। तो हमने बोला टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये मानते हुए कि आपने कैश में परचेज किया है। इस मशीन का नाम क्या है, M2, हमने M2 बोल दिया। और मशीन कितने का, 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। फिर समय आगे चला, चलते चलते साल के एंड में आ गए। साल का एंड यानी कि जिस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मेरे बच्चे, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज किए होगे ना 31 मार्च को, तो हम लोग क्या किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सुन लो मेरी बात। आपको ये नहीं बनाना जो बना रहा हूँ। आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते समय प्रॉफिट लॉस में क्या बोला होगा आपने, टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट लॉस में क्या बोला होगा, टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम क्या बोलते हैं, टू डेप्रिसिएशन आपका, है ना। तो प्रॉफिट लॉस में क्या बोला, टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या बोलेंगे बच्चे, तो 31 मार्च 2025 को आप यहाँ पे बोलेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो अकाउंटिंग किस तरीके से चलती है उस अकाउंटिंग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे क्या, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। किन किन मशीन पे हमने चार्ज किया होगा, M1 और M2। मुझे बताइए मेथड क्या है, SLM, रेट क्या है, 10%। अब देखो डायग्राम पे, M1 आपने साल के स्टार्टिंग में परचेज किया था, यानी कि पूरे साल यूज किया, यानी कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000। M2 मेरे बच्चे फर्स्ट 10 को लिया था, 6 मंथ्स आपने यूज किया, तो एक साल का डिप्रिसिएशन 10,000 और 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5,000 का अमाउंट। यानी कि ये टोटल अमाउंट बाहर कितना चला गया हमारा, 25,000। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो आपने क्या किया, आपने डेप्रिसिएशन में बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 25 हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना बच्चे, ये डेप्रिसिएशन का पैसा हम लोगों ने उसी टाइम कौन से अकाउंट में जाके जमा कर दिया होगा, हमने जमा कर दिया होगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जैसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब प्रॉफिट वाला पैसा कम कर दिया, तो उसी टाइम पे बैंक में कौन सा अकाउंट खोला गया होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया गया होगा। तो जितना भी इस अकाउंट में अमाउंट है पूरा का पूरा 25 हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और हमारा पहले साल का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का भी पूरा हो गया। नजर यहाँ आप यहाँ पे क्या बोले? डेप्रिसिएशन में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे? 31 मार्च 2025 को हम बोलेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट से अमाउंट निकल के आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट से हमने पैसा किस नाम से निकाला? डेप्रिसिएशन के नाम से। वो डेप्रिसिएशन का नाम का पैसा हमने कहाँ जमा कर दिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो बिल्कुल वही चीज़ जो अभी मैं आपको समझाया कर रहा था उसको अकाउंटिंग के रूप में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल दिमाग शांत रखेंगे। और हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताओ कितना जमा किया हमने? 25,000। ये 25,000 इस अकाउंट में आके जमा हो गया। आप चाहो तो इसका डिटेल दिखा दीजिए कि जो 25,000 इसमें जमा हुआ है, इसमें से दो बेटे यानी कि दो मशीन के नाम पे है, एक M1 और M2। M1 के नाम पे हमने कितना जमा किया है? जिसमें 20,000 का अमाउंट आपका। M2 के नाम पे कितना जमा किया है? 5,000 का अमाउंट, और ये दोनों मिला के कितना हो गया? 25,000। अरे जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं, मशीनरी अकाउंट से मेरे बच्चे हम डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करते। आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन का हमने मशीन में कुछ भी नहीं किया, जितना भी चार्ज किया उसको हम प्रोविजन में इकट्ठा कर रहे हैं। आपका क्लियर ना? ये सर। तो अब हम क्या करेंगे? ये देखिए आप यहाँ पे अब आप अकाउंट्स क्लोज कीजिए। पहले साल का एंड का, फर्स्ट ईयर का एंड आ गया, अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का एंड यानी कि 31 मार्च 2025 को बताइए मशीन का बाय बैलेंस CD कितना दिखेगा? 2 + 1 यानी कि 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट। ये 3 लाख रुपीज़ अमाउंट आपका यहाँ पे दिखेगा, है ना बच्चे? ये सर। आप देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है, क्योंकि जो भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रोविजन में। ये दोनों साइड आपका टैली हो जाएगा 25 आपका, है ना, 25। और फिर जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस अकाउंट में आपका साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 25 को इसमें जो बैलेंस रह जाएगा टू बैलेंस CD, वो कितना अमाउंट रह जाएगा? यही 25,000। यानी कि अभी तक पहले साल के एंड में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 25,000 हमने जमा करके रखा है, जिसमें से M1 के नाम पे इतना है, M2 के नाम पे इतना। सब कुछ क्लियर है यहाँ पे मेरे बच्चे, सब कुछ क्लियर है। आइए ना इसको भी क्लोज करते हैं। ये हमने क्या किया? इसको क्लोज किया और पहले साल का एंड हमने यहाँ पे लेकर आया आपका 25,000 एंड आपका यहाँ पे क्या जी? 25,000। क्लियर ना? ये सर। तो पहले साल का सब कुछ एंड हो गया ना, इसको एंड कर लिया, ये भी एंड हो गया, इसको भी क्लोज कर लीजिए। फिर हम सेकेंड ईयर में प्रोसीड करेंगे। तो इसका भी आपका टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपीज़, और इधर भी कितना हो गया? 3 लाख। मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या होगा जी? कॉस्ट प्राइस पर ही आपको दिखेगा। चलिए पहला साल एंड हो गया, हम अगले साल आते हैं। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का 1/4/25 को इट विल बिकम द टू बैलेंस BD आपका कितना अमाउंट? 3 लाख। ये बार बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 लाख में दो मशीन है, M1 2 लाख का और M2 आपका 1 लाख रुपीज़ का। डेप्रिसिएशन का कोई मेरे बच्चे बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज किया वो हमने प्रोविजन में जाके इकट्ठा किया। ये दोनों साइड हमेशा टैली करेगा, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता बैलेंस लाने का। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका 1/4/2025 को यहाँ पे बाय बैलेंस BD अमाउंट कितना दिखेगा? 25,000। इस अकाउंट का आपका ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 25,000। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब मैं सेकेंड ईयर में आता हूं और कहानी को आगे बढ़ाता हूं। एग्जैक्टली मैं डायग्राम से बढ़ूंगा। आप जानते हैं कि ये हमारा एक महामंत्र होता है जो हर एक डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन पे आपको मास्टरी कराएगा। समय आगे बढ़ा बच्चे, चलते चलते 1/7/2025 आ गया और हमने एक नया मशीन परचेज किया। तो यहाँ पे 1/7/2025 को फिर से एक मशीन आपने परचेज किया, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा मशीन है?
M3 आपका M3। तो M3 हमने क्या किया बच्चे, 50,000 का यहाँ पे हमने मशीन परचेज कर लिया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। मशीन को परचेज कर लिया, फिर समय आगे बढ़ा, चलते चलते साल का एंड आ गया। साल के एंड में अगेन हम लोग क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आइए इस पर 31 मार्च 2026 हमने उस साल प्रॉफिट लॉस में क्या बोला होगा, टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हमने क्या बोला होगा, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमने बोला होगा बाय अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ जरा जल्दी से, डेप्रिसिएशन कौन कौन से मशीन पे चार्ज करोगे, M1 पे, M2 पे और M3 पे। 3 मशीन हो गए ना बच्चे। 2 मशीन पिछले साल से चल रहे थे आपका, एक मशीन और आ गया, टोटल 3 मशीन है, तीनों पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मुझे बताइए जरा, ये हमारा करंट ईयर है जिस साल में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। M1 को हमने पूरे साल यूज किया, ये सर। तो M1 पे SLM मेथड चल रहा बच्चे, SLM, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 SLM है ना, कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। M2 भी देखो इस साल के पहले परचेज किया गया है, यानी कि M2 भी यहाँ पे पूरे साल आपका यूज हुआ, 1 लाख के मशीन पे पूरे साल का आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन M3 जो आपने यहाँ परचेज किया था करंट ईयर में 1 7 से 31 मार्च, 9 मंथ्स आपने इस एसेट्स को यूज किया है। तो 50,000 पे आपका 10% का डेप्रिसिएशन इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3750। कितना आ गया, 3750। तो आप 3750 का आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमने प्रॉफिट लॉस से टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया बताइए आप यहाँ पे, 33,750 का अमाउंट आपका, 33,750 का अमाउंट हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट लॉस से, डेप्रिसिएशन में क्या बोला, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसमें कोई डाउट आपको, अरे कोई डाउट बदमाश नहीं सर। तो सुनो ना, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये सारा का सारा अमाउंट जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्रॉफिट से, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे जी, अभी के अभी 31 मार्च 26 को वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने ओपन कराया था ना बच्चे पिछले साल, उसी में हम क्या करेंगे, ये अमाउंट भी जाके हम यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 33,750 का अमाउंट आपका, 33,750। और इमीडिएटली जैसे ही आपने बोला डेप्रिसिएशन में टू प्रोविजन, तो प्रोविजन में हम क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे 31 मार्च 2026 को आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका। तो आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। ठीक है, जल्दी से काम करो ना, ये 33,750 आप इस अकाउंट में इकट्ठा कीजिए। आप थोड़ा डिटेल दिखा देना कि भैया इसमें से M1 के नाम पे, M2 के नाम पे और M3 के नाम पे कितना कितना अमाउंट जी। तो 20,000 M1 के नाम पे है, 10,000 आपका M2 के नाम पे है, आपको साथ साथ करना मेरे, और 3750 का अमाउंट आपका M3 के नाम पे है। तो 33,750 हमने क्या किया यहाँ पे और ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसमें पिछले साल तक 25 था, उसमें और हमने इतना पैसा जमा कर दिया है ना, प्रॉफिट से निकाल कर। अब मुझे बताइए कि साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2026 को इस अकाउंट का मेरे बच्चे बैलेंस कितना हो गया, यानी कि टू बैलेंस CD कैरी डाउन आपका कितना हो गया। तो 25 पहले से थे, 33,750 कितना हो गया, 58,750 का अमाउंट, ये होगा ना। यस, इतना पैसा हमारा अभी तक जमा करके रह गया है। अगर आपको जानना है, देखो ये जो लिख रहा हूँ ना यहाँ अंदर वाले कॉलम में, आपकी मर्जी है कितना लिखना कितना नहीं लिखना है, लेकिन आपको हमेशा बैलेंस जान के रखना होगा कि किस मशीन पे हमने अभी तक कितना पैसा जमा किया है ना। जैसे कि इसका यूज क्या होगा मैं अभी आगे दिखाऊंगा। मुझे बताओ कि M1, M2 और M3 तीनों मशीन के नाम पे कितने कितने पैसे इसमें जमा होके पड़े हैं, आप मुझे बताइए। जैसे बेटा 1 के नाम पे कितना जमा किया, बेटा 2 के नाम पे, उसी तरीके से बताओ M1 के नाम पे अभी तक हमने टोटल कितना पैसा प्रॉफिट से निकाल के जमा किया है। देखो ना, पिछले साल का एंड यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में M1 के नाम पे टोटल अमाउंट कितना था, 20,000।
बोलो हाँ। आप चाहो तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कंफर्म्ड है ना कि इस बैलेंस में M1 के नाम से पहले से था 20,000 और करंट ईयर में 20,000 और हमने जमा किया, तो टोटल पैसा M1 के नाम पे कितना हो चुका है? 40,000। हमेशा हर एक स्टेप में आपको ये जानना होगा कि किस मशीन के नाम पे आपने कितना पैसा रखा हुआ है। इससे क्या फायदा होगा? अगर कोई मशीन बिक रहा है, स्क्रैप्ड हो रहा है, फटाफट उसका हम अकाउंट से अमाउंट निकालेंगे। खैर 40,000 M2 के नाम पे जी, 5 यहाँ 10 यहाँ, कितना हो चुका है? 15,000। और M3 के नाम पे पिछले साल तो कुछ नहीं था, इस बार सिर्फ आपका 3750। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो कंफर्म्ड इसके बराबर वो अमाउंट आ जाएगा जो 58,750 का अमाउंट आपका है। क्लियर आपको? यस सर। अब मेरे बच्चे, हमने क्या किया, सेकेंड ईयर की भी अकाउंटिंग खत्म कर दी। आइए जरा फटाफट इन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं। मुझे विश्वास इस बात का, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो ये आपका आ गया 58,750 और यहाँ भी कितना आ गया जी? 58,750 आना ही था। यही जो दोनों का अमाउंट को मिला के वही तो पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बन रहा है बच्चे, इसका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि जितना पैसा हमने प्रॉफिट लॉस से निकाला है ना, ये 33,750, ये सारा पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं? आपका यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 33,750 का अमाउंट। तो ये तो हमारा ठीक है, ये ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आपका मशीनरी को हम लोग क्लोज कर लें। मशीनरी अकाउंट को हम क्लोज कर लें। तो मशीनरी अकाउंट में आप देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। हमारे पास मशीन की कॉस्ट जो स्टार्टिंग से थी वो 3 + 50 अब 350 हो चुका है। यानी कि आपका 31 मार्च 2026 को बाय बैलेंस सीडी मशीन आपका एंड में टोटल कितना हो चुका है जी? 350 का अमाउंट आपका 350। और ये भी हमने क्या किया? क्लोज कर दिया 350। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो हमने तीनों अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज कर दिए। आगे बढ़ूँ? यस सर। अब देखो, अगले साल में आओ और मशीन का 1/4/2026 को बताइए टू बैलेंस बीडी। मशीनरी तो हमेशा कॉस्ट पे ही दिखेगा और तीनों ही मशीन का कॉस्ट मिला के कितना है? 350। सर क्या हम इसका डिटेल यहाँ ना दिखाए? M1 M2 M3 दिखाओ ना, आपकी मर्जी है। इनर कॉलम में क्या लिखते हो वो अपने लिखते हो, एग्जामिनर के लिए नहीं, है ना। तो हम क्यों लिखे टाइम में बात करें जब हमें ऑलरेडी M2 M3 का कॉस्ट पता है। तो इसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं। इसमें आप इसको लेकर आइए, जो इसका क्लोजिंग था 1/4/2026 को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस आपका बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और ये अमाउंट कितना है बच्चे? 58,750 का अमाउंट आपका। अगर आप चाहते हो कि इन तीनों का डिटेल मैं यहाँ लिखूँ, आप लिख सकते हो, बट मैं क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करूँगा जब मुझे पता है कि यही तीनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपके इनर कॉलम में लिखी जाएगी। तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, कितने साल की कहानी हो गई? 2 साल की। तीसरे साल में क्या हुआ? डायग्राम पे आप आइए। तीसरे साल में नज़र यहाँ डालिए मेरे बच्चे। तीसरे साल में कुछ भी नहीं हुआ, पूरे साल आपका सूखा ही चला गया। जो एक सेल भी हुआ है तो अगले साल के स्टार्टिंग में। तीसरे साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो पता मैं क्या करूँगा? तीसरे साल जो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका मशीन में तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपका मशीन में तो कुछ नया परचेज सेल हुआ नहीं, छोड़ दो। पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, बट साल के एंड में डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ना बदमाश? बोलो हाँ। यस सर। तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2027 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे जी? बाय। बताइए क्या लिखेंगे? तो आपने यहाँ पे क्या बोला होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से M1 के नाम पे, M2 के नाम पे और M3 के नाम पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। कितना चार्ज किया होगा? सुनो ना मेरी बात सुनो। इस बार मेरे बच्चे तीनों ही मशीन पे करंट ईयर में हम पूरे साल का चार्ज किए होंगे, और क्योंकि SLM मेथड है तो कॉस्ट प्राइस पे। तो इस पे 20,000, 10,000 एंड 5,000 फटाफट लिखते हैं यहाँ पे। पहले वाले पे 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, दूसरे पे 10,000 का और तीसरे में 5,000 का। हमने पूरे साल उसको यूज किया है, यानी कि 35,000 का आपने यहाँ पे क्या किया जी? डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मुझे बताओ
इमीडिएटली ये 31 मार्च 27 को ये जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वी ट्रांसफर दिस अमाउंट टू आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जहाँ पे अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड टोटल कितना हो गया? 35,035। बिना देर किए बगैर इस 35 को आप यहाँ पे लेकर आइए, इस 35 को यहाँ पे। तो 31 मार्च 27 को आपने क्या बोला यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे? तो 3 मशीन है, M1, M2 और M3। M1 के नाम पे 20,000, M2 के नाम पे 10,000 और M3 के नाम पे 5,000। टोटल कितना हो गया? 35,000। उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। सर हमने तो जगह कम छोड़ा था। अरे कम क्यों छोड़ा था बदमाश? एक पेज पे ये था, दूसरे पेज पे आप ये कर रहे हो, जगह क्यों कम छोड़ा? मैंने तो नहीं बोला था आपको कम छोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये देखो तीसरे साल की भी अकाउंटिंग ख़त्म हो गई। आइए अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। पहले आपका मशीन अकाउंट 31 मार्च 27 को आप बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। हमें मशीन अकाउंट में कुछ करना ही नहीं होता है ना। 3,50,000 का अमाउंट आपका, ये 350 का अमाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका ऑलरेडी टैली कर रहा है। मैं इसको अब अगले साल स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ ना, बार बार क्यों यहाँ वहाँ करूँ मैं। तो इसको पूरा क्लोज कर दिया हमने, 350 और अगले साल की अकाउंटिंग के लिए तैयार होने के लिए 1 for 2027 को आपने क्या बोला? टू बैलेंस BD। आपका अमाउंट कितना है? 3,50,000, 350 का अमाउंट। यहाँ पे मेरे बच्चे इसको क्लोज कीजिए और इसका कोई भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के रूप में अगले साल नहीं जाएगा। तो 35,000 यहाँ एंड 35,000 यहाँ, ये भी हमारा काम पूरा हो गया। और हमारा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें आइए। तो आपने कहा कि 31 मार्च 27 को यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा जी? 58,750 प्लस 35,000, 58,750 प्लस आपका 35,000, ये हो गया 93,750 का अमाउंट। और इसका डिटेल मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ताकि हमेशा हमें याद रहे कितना कितना है M1, M2 और M3 के नाम पे। अरे सुनो ना, M1 यहाँ जो टोटल अमाउंट दिख रहा है स्टार्टिंग में, उसमें M1 के नाम पे 40 था, प्लस 20 और हो गया, यानी कि 60,000। M2 के नाम पे 15 प्लस 10, ये 25 हो गया, 25। और M3 के नाम पे ये प्लस ये, यानी कि 8,750 हो गया। आप बिलीव करो अपने संतोष सर पे, जब इस तीनों को ऐड करोगे तो 93,750 का अमाउंट निकल के आ जाएगा, है ना। इसी अमाउंट का हमने यहाँ बाइफिकेशन दिखाया है। इसको अब क्लोज कीजिए, तीसरा साल हमारा अंत हो गया। 93,750, यहाँ भी आपका 93,750, ये हमारा ख़त्म। अब मेरे बच्चे हम एंट्री करेंगे 4th ईयर में। तो आप यहाँ पे 1 for 2027 को लिखिए बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। तीनों मशीन के नाम पे आज तक हमने पैसा कितना रखा हुआ है? 93,750 का अमाउंट। इतना पैसा हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं ना कि मैं बस बोले जा रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है ना? और मैं इसको अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा, आप चिंता ना करो। अभी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में इस तरीके से तराशना चाहता हूं ना, कि दुनिया मतलब कि जिंदगी आपकी इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, कितने भी जन्म लो, बट ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में याद रहे। वैसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। ठीक है, अब आ गए हम 4th ईयर में, और अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये 4th ईयर हमारा है। 4th ईयर में मेरे बच्चे अगले ही दिन क्या हुआ? हमने मशीन 1 को बेच दिया 45,000 में। कितने में बेच दिया? 45,000 में। मशीन 1 बिक गया। पता है, जैसे ही मशीन 1 आपने 45 में बेचा ना, तो आप याद रखना कि मशीन 1 का कॉस्ट कितना था? 2 लाख रुपीज।
ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि ये 2 लाख रुपीज आप इकट्ठा करें मशीन 1 के नाम पे। हमें 2 लाख रुपए चाहिए नया मशीन खरीदने के लिए। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अकाउंटिंग कैसे होता है। फर्स्ट 427 जिस दिन मशीन आपका बिक गया, मशीन बिक गया, ये देखिए मशीन हमारे क्या होते हैं जी, एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स का बढ़ना क्या हम करते हैं, डेबिट, और घटना क्या करते हैं, क्रेडिट। आपका यही करते हैं ना, ये सर। तो पता हम क्या करेंगे, मशीन जैसे ही बिका, जब मशीन परचेज किया था आपने, डेबिट किया था, जैसे ही मशीन बिक गया, फर्स्ट 427 जिस दिन भी बिक गया, आप क्या करो, जो मशीन बिक गया ना उसको मशीनरी अकाउंट से हटा दो। ध्यान सुनो, अभी दिमाग में इफ और नहीं, जो भी मशीन आपने सेल कर दिया उस मशीन को अब मशीनरी अकाउंट से हटाइए और आप लिख दीजिए इस दिन पे बाय मशीन सोल्ड अकाउंट। हमने क्या बोल दिया, मशीन सोल्ड अकाउंट। मशीन सोल्ड अकाउंट कह सकते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट कह सकते हैं, मशीन स्क्रैप्ड अकाउंट कह सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो कंफर्म्ड है, जैसे ही मशीन मेरे बच्चे हमारे पास से चला गया तो मशीन को क्या करेंगे, अपने मशीनरी अकाउंट से हटा देंगे। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा, ठहर जाओ, पहले अकाउंटिंग सीखो। मुझे बताओ किस मशीन को आपने बेच दिया, सर M1। मुझे बताओ M1 की कितनी कॉस्ट इसमें मिली हुई है, इसमें जो मिली हुई है, कितने में बेचा उससे मतलब नहीं है, इसमें M1 की कॉस्ट कितनी मिली हुई है, 2 लाख रुपीज। आप इमीडिएटली यहां से क्या कीजिए, 2 लाख रुपीज हटा दो। जैसे ही मशीन कोई बिकेगा आप क्या करेंगे, मशीन अकाउंट से उसकी कॉस्ट हटा दो, क्योंकि आपने कसम खाया है मशीनरी अकाउंट इस मेथड में हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे। कुछ भी आएगा जाएगा तो कॉस्ट पे ही हम दिखाएंगे, आएगा तो भी कॉस्ट पे, जाएगा तो भी कॉस्ट पे। तो हमने क्या किया, 2 लाख की मशीन हटा दिया। और मेरे बच्चे इमीडिएटली उसी टाइम पे एक नया अकाउंट ओपन करो। आपके पास यहाँ जगह नहीं होगा, आपके पास इसके बाद जगह होगा। तो अभी 4th ईयर की अकाउंटिंग होनी है प्रोविजन अकाउंट में। तो आप ना उतना, जैसे जितना जगह यहाँ पे यूज हुआ ना, उतना जगह यहाँ पे छोड़ के फिर आप बनाइए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैं उस मशीनरी डिस्पोजल को यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ है ना, 4th ईयर में यहाँ भी जगह छोड़ के मैं यहाँ बना देता हूँ। तो आप उसके नीचे बनाएंगे मशीन सोल्ड अकाउंट। एक्सक्यूज मी सर, क्यों, अरे अभी सुनो तो मेरी बात, मैं सारी बातें बताऊंगा, ये क्यों बनता सब बताऊंगा, पहले लिखो तो, अकाउंटिंग सीख लो। मशीन में क्या बोला, बाय मशीन सोल्ड अकाउंट। मशीन सोल्ड में क्या बोलेंगे, फर्स्ट 427 को टू मशीन अकाउंट, यानी कि मशीनरी अकाउंट जो हमारे पास है उससे इस अकाउंट में हमने कितना ट्रांसफर किया, 2 लाख रुपीज। आपका 2 लाख। मेरे बच्चे जो मशीन सेल हो गया ना उसके नाम से हमें कितना इकट्ठा करना है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होगा। मशीन कब बिका था, फर्स्ट फॉर 2027 को स्टार्टिंग में। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही ये मशीन बिक गया ना बच्चे, आपको इस मशीन के लिए कितना इकट्ठा करना है, 2 लाख रुपीज। हमें इसके लिए अलग से पैसा रखना होगा। अब कहां से आएगा, तो मुझे आप बताइए कि मशीन वन यानी कि बेटा वन, इस मशीन के नाम पे आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अभी तक कितना पैसा जमा करके रखा हुआ है, सिर्फ इतना बताओ, क्योंकि अब इसके लिए पैसे चाहिए ना बच्चे। तो ये जो मशीन 1 है, आप मुझे बताइए कि इस मशीन के नाम पे आपने अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना पैसा जमा करके रखा हुआ है। ये देखो, आप यहां देखो, ऐसे तो प्रोविजन में टोटल 93,750 का अमाउंट है, बट 93,750 में जो मशीन 1 है, M1, उसके नाम का कितना पैसा है, 60,000। याद है ना, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3। तो अगर हमें बेटा 1 को पढ़ाना तो उसके लिए जितना जो पैसा रखा वही निकालना। सेम चीज इसमें से मैं पूरे 2 लाख नहीं निकालूंगा, इसमें से इस मशीन के नाम पे जितना पैसा जमा किया ना बच्चे, वो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। और मैं अब पता है क्या करूंगा कि हमने कब बेचा था, फर्स्ट 4 को ना, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 2027 को आप 93,750 में से 60,000 का अमाउंट आप यहाँ से हटा दीजिए,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। इस रिजर्व को मैं कम कर रहा हूं और इस 60 को कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? टू मशीन सोल्ड अकाउंट के नाम पे। सोल्ड अकाउंट कौन सा मशीन था? M1 अकाउंट आपका, हमने वो हटा दिया। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अब वो मशीन जो बिक गया उसके लिए हमें पैसा अलग से रखना है, हम यहाँ से हटा देंगे, उसको हम अलग इकट्ठा करेंगे। तो हमने क्या किया? 60 हटा दिया मेरे प्यारे बच्चे। अब पता है क्या होगा? जब आपने यहाँ 60 हटाया, प्रोविजन में क्या बोला? मशीनरी सोल्ड। तो मशीनरी सोल्ड में क्या बोलेंगे? फर्स्ट 427 को हमने कहा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से इस अकाउंट में हमने कितना ट्रांसफर किया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना ट्रांसफर किया? 60,000। ये लीजिए, जो मशीन आपका 2 लाख का था उसके नाम से प्रोविजन में हमने 60 रखा, उस अकाउंट से निकाल कर हमने क्या किया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे बच्चे M1 के नाम पे आपको इकट्ठा कितना करना है? 2 लाख। हुआ कितना अभी तक? 60। अभी कमी कितने की है? 140। 140 और चाहिए। अब कहाँ से आएगा? तो देखो ना, ये जो M1 है जो कि स्क्रैप्ड हो गया, हमने इसको बेचा कितने में है? 45 में। 45 में। तो जो बेचकर पैसा आया ना 45, उसको भी क्या करो? इसी में रखिए आप, क्योंकि यहीं पे वो पैसे सारे इकट्ठे करने हैं। 45 आपने क्या बोल दिया? बाय बैंक अकाउंट, है ना? जब बेचा होगा तो पैसे आए होंगे ना, तो बैंक अकाउंट आपका आ गया 45। सुनो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2 लाख की रिक्वायरमेंट टोटल कितना फुलफिल हुआ? कितना इकट्ठा हो गया? 1,05,000। 60 हमने जमा किया था, 45 बेच के आ गया। मेरे बच्चे अभी भी 95,000 रुपीज़ की आपको कमी हो रही है। 95,000। ये 95 आप कहाँ से इकट्ठा करोगे? अरे बताओ, अभी मैंने समझाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। अरे जब भी कोई घाटा फायदा होगा आपके मशीन पे तो कहाँ से निकालेगा? हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो ये 95 जो हुआ ना बच्चे, एक तरीके से आपको लॉस हो गया ना। दिस इज योर लॉस, है ना? उस मशीन पे लॉस हो गया, क्योंकि जिसको 2 लाख में परचेज किया था, आज तक हमने 60 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बेच कितने हैं तो बाकी लॉस हो गया। ये सारे लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो साल के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, वहाँ में जाके हम इसको आपको वहाँ से निकाल लेंगे। लिख दो ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल आपका, लॉस ऑन सेल। और ये आपका अकाउंट्स क्या हो गया? यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। तो दोनों साइड आपका 2 लाख। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। अगर बैलेंस यहाँ ना कि यहाँ आता तो क्या बोलता? 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बट जो भी कम ज्यादा होगा प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करेंगे। क्लियर यहाँ तक मेरे बच्चों? यस सर। क्लास के बाद जब आप बाहर निकलोगे ना, और कोई भी आदमी अगर आज के बाद आपसे पूछ देता है कि मशीनरी सोल्ड अकाउंट आप क्यों बनाते हो, रीजन बताओ, तो पता है आपको क्या बताना है? इस अकाउंट को बनाने का हमारा इंस्टीट्यूट कहता है बच्चे कि रीजन है टू फाइंड आउट दिस प्रॉफिट लॉस। जो मशीन बिक गया उस पर क्या घाटा क्या फायदा हुआ, सिर्फ उसको पता करने के लिए हम मशीनरी सोल्ड अकाउंट बनाते हैं। रीजन कुछ अलग है, ये पैसा इकट्ठा करना एक जगह पे, बट कोई बात नहीं। जब वो बोलते तो हम वही मान लेंगे कि ठीक है जी, इस लॉस को कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। The main purpose of preparing provision for machinery disposal account, machinery sold account, तो क्या बोलेंगे? To find out profit or loss on sale of that asset। क्लियर ना? मैं भी नोट के रूप में लिखाऊंगा अभी। खैर, ये आपका अकाउंट बन गया। मैं जानता हूं आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि सर इसको बिना बनाए काम नहीं हो सकता। हम वो भी देख लेंगे, अभी मत सोचो कुछ भी, बस कॉन्सेप्ट सीखो जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या किया जी? मशीन बिका, और मशीन जो बिक गया उसकी सारी कहानी हमने ख़त्म कर दी। हमने अपने मशीनरी से उस अकाउंट को हटाया और उस मशीन अकाउंट को बना के जो घाटा फ़ायदा निकाल के इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, ख़त्म हो गया। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। फिर समय चला, साल का एंड आ गया। साल के एंड में अब हम क्या करेंगे जी? अगेन विल चार्ज डेप्रिसिएशन। तो आइए ना, साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 28 को आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। ये रहा हमारा लास्ट ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया? 31 मार्च 28 को आपने कहा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम किस पे चार्ज करेंगे मेरे बच्चे? M1 तो बिक गया ना, तो अब M2 बच गया और M3 आपका बच गया। दो ही मशीन तो बच गए, M2 M3। M1 तो आपका ख़त्म हो गया, तो M2 M3 पे चार्ज करना शुरू कीजिए। M2 और M3 दोनों ही इस साल हमने पूरे साल यूज किए हैं,
पहले परचेज किए गए। तो M2 पे 10,000, M3 पे 5,000। आइए हमने इस पे क्या किया जी, M2 पे 10,000 चार्ज किया और M3 पे 5,000, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 15,000। जल्दी से आज ही यानी कि 31 मार्च 28 को इस 15 को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 15,000। और इस अकाउंट्स को आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब आपका खत्म हो गया, लास्ट ईयर था, इसके आगे हमें सोचना भी नहीं है, ये खत्म हो गया। अरे हाँ, जल्दी से डेप्रिसिएशन में प्रोविजन, तो प्रोविजन में क्या बोलेंगे हम लोग जी, 31 मार्च 28 को बाय, आपने बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, लिख लिया ना आपने थोड़ा सा, क्योंकि अब आपस में मिक्स हो रहे तो कंफ्यूज नहीं होना। डेप्रिसिएशन में क्या बोला, बाय प्रॉफिट लॉस 15 एंड उसको टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म हो गया, अब हम यहाँ आ गए। तो आपने क्या किया कि इतना स्टार्टिंग में था, M1 का निकल गया, और अब हम M2 और M3 पे इस पर हमने कितना कितना चार्ज किया है, 10 + 5, तो 10 यहाँ एंड 5 यहाँ, तो ये कितना हो गया हमारा, 15,000 का अमाउंट आपका, क्लियर ना। और अब हम इसको एंड भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे तो हमें बढ़ना नहीं है। तो 31 मार्च 28 को लिखेंगे टू बैलेंस CD में कलर चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा हौच पौच ना हो। अब मशीन कौन बच गया, M2 और बच गया M3, दो ही तो बच गया ना बच्चे। M1 तो बेच चुके हैं, M1 का जो भी पैसा था वो निकल चुका, अब तो वो बचा ही नहीं। तो M2 M3 का, M2 का कितना, नजर यहाँ नजर यहाँ, इसमें M2 का था 25 और 10 अभी, तो ये 35 हो गया। और M3 का इसमें था 5 पहले से, माफ कीजिए 20, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे है आपका M3 के नाम पे कितना था जी पहले से, 8750, और अभी आपको 5 और ट्रांसफर किया तो कितना हो गया, 13,750। तो दोनों ऐड कीजिए, 48,750 का अमाउंट आपका, 48 है ना, 35,000 प्लस 13,750, 48। और बिलीव करो मेरे बच्चे, ये दोनों साइड अब टैली कर जाएगा, है ना। इस अकाउंट में इतने थे, 15 और ट्रांसफर किए तो कितना हो गया, 1,08,750। उसमें से 60 निकल गया तो 48,750 बच गया, यानी कि इधर भी 1,08,750 का अमाउंट खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा मेंटेन्ड हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा मेंटेन्ड हो गया, है ना। और मशीनरी अकाउंट भी अब क्लोज करके ख़त्म करो ना, क्योंकि चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। 31 मार्च 28 को बताओ इस अकाउंट का बाई बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 350 में 2 चला गया, 1,50,000। नो डाउट कि इसमें M2 और M3 का कॉस्ट मिला हुआ है, ये खत्म हो गया बच्चे। तो मशीनरी अकाउंट खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाना सीख लिया, और मशीनरी सोल्ड अकाउंट भी बनाना सीख लिया ना। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम बड़े बच्चे हैं, हमारा दिमाग हमें हर एक तरीके से ओपन होना चाहिए। मैं पहले इतनी बातों आपसे विश्वास पे लेना चाहता हूं, मुझे बताओ सचमुच में कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। इसके ऊपर में प्रैक्टिस अभी अगली क्लास में बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना बच्चे, बोलो हाँ, ये सर। तो कुछ नोट लिख के खत्म करो ना मेरे साथ, यहाँ पे कुछ नोट लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे जितने भी नोट पहले लिखे थे उसके आगे नोट नंबर दीजिए। इंपॉर्टेंट नोट नंबर मैं 4 दे देता हूँ, 4 लिखेंगे जो भी नंबर था पहले। कहता है कि अगर कोई पूछ दे कि बताओ पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल कह देगा, सोल्ड कह देगा, मशीन सोल्ड अकाउंट, मशीन स्क्रैप्ड अकाउंट बोल देगा, स्क्रैप्ड अकाउंट, कुछ भी कह दे कि इसका पर्पस बताइए। तो एग्जाम के लिए बोलेंगे टू फाइंड आउट या टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ
ऑन सेल ऑफ आपका मशीन, मशीन जो सेल हो गया, स्क्रैप्ड हो गया, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ उसको निकालने के लिए इस अकाउंट को बनाते हैं। सर क्या इस अकाउंट को बिना बनाए बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं मेरे बच्चे, शायद आपने कभी पढ़ा भी होगा बचपन में। आपको अगर इस अकाउंट को बनाने का मन नहीं करता तो पता है क्या करना, ये देखो आप, ये देखो आप, आपने जो बोला था ना यहाँ पे बाई मशीन सोल्ड 2 लाख रुपीज, तो इस बाई मशीन सोल्ड 2 लाख की जगह पे आप इसके जगह पे क्या करोगे जी, बाई प्रोविजन 60,000, बाई बैंक 45,000, बाई प्रॉफिट लॉस 95,000। तो मतलब देखो ना, इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो तीनों का टोटल कितना, 2 लाख। यानी कि अगर इस अकाउंट को आप ओपन नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे कि बाई मशीनरी सोल्ड की जगह पे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई बैंक, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों का इतना अमाउंट लिखिए तब भी काम चल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ये बनते हैं तो आपको बनाने चाहिए। एग्जाम में 95% क्वेश्चंस के अंदर में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर अगर ना भी बोले कि भैया इस अकाउंट को बनाना है तो भी मैं प्रेफर करता हूं कि आप बना लेना। हाँ, अगर एग्जामिनर एग्जाम में साफ साफ मेंशन कर दे विदाउट ओपनिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट तो ही आप इसको मत ओपन करना, फिर इस तीनों एंट्री को यहीं दिखा देना, इसके जगह पे काम बन जाएगा। अदरवाइज हमेशा अकाउंट खोलना, हमेशा खोलना। क्लियर आपको? ये सर ना। अब एक बात और ध्यान से सुनेंगे, खत्म होने वाला है कॉन्सेप्ट, सुन लीजिए मेरी बात। एग्जाम में मेरे बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, वो कहता है कि आप ना डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब एग्जाम में क्या, एग्जाम में देखा जाएगा कि वो जनरली बोलेगा कि भैया मशीन अकाउंट बनाओ एंड प्रोविजन बनाओ, 2 अकाउंट। वो जनरली ये अकाउंट नहीं पूछता क्योंकि लंबा हो जाता है काम, यही एंट्री तो बार बार यहाँ पे जा रही है। और प्रोविजन पूछने का मतलब कि वो इस कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस नहीं कराना चाहता, वो फटाफट इसको देखना चाहता है। तो एग्जाम में बहुत ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट पूछ रहा है, हम उसी का आंसर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एग्जाम में अगर मान लो कि आपसे कहता है कि सिर्फ बनाओ मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगली क्लास में दिखाऊंगा सिर्फ यही 2 पूछेगा, तो फिर क्या इसको बनाऊंगा? फिर नहीं बनाऊंगा। इसको बिना बनाए बगैर हम यहाँ पे क्या, क्योंकि यही एंट्री बार बार यहाँ पे जा रहा बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, तो आप क्या करेंगे, बिना यहाँ पे दिखाए बगैर, इसको बनाए बगैर आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। अगली क्लास में उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। मैं बताना चाहता हूँ सिंपली कि जो एग्जाम में बोलेगा वही अकाउंट्स बनाना, उससे हटके कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, टाइम बर्बाद होगा आपका। क्लियर आपको? ये सर। एक और भी आपके डिस्प्यूट्स को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके भैया होंगे, रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, दुश्मन होंगे, डिफरेंट बुक्स आप रेफ़र करेंगे, डिफरेंट बुक्स रेफ़र करेंगे, तो एक चेंजेज कहीं कहीं पे दिख सकता है कि ये जो आपका ये था ना बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कई कई बुक्स में यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन का जगह पे करता है बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो कहता है कि भैया जैसे था ना यहाँ पे, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं पूछ रहा है तो हम पैसा प्रॉफिट लॉस से निकाल लेना, तो यहाँ जब ये नहीं बना रहा तो सीधे बोल देंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये अकाउंट हम मान लो स्केप ही कर गए तो प्रॉफिट लॉस में क्या लिख रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड प्रोविजन में क्या लिख रहे हैं, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए। और आपका इंस्टीट्यूट यही कहता है कि भैया बाय डेप्रिसिएशन लिखना ज़्यादा अच्छा है, तो आपको ऐसे ही एंट्री करना है। बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अवॉइड करना आप। मैंने बाय प्रॉफिट लॉस का इसलिए आपको समझा दिया, किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो ये नहीं कि वो गलत है, वो भी ठीक है, बट उन्होंने क्या क्या एंट्री की कटिंग दिखाई हुई है, और आपका इंस्टीट्यूट यही बोलता है जो मैंने कराया हुआ है। ठीक है ना बच्चे, बोलो ना हाँ। तो पता है क्या हुआ, आज मेरे क्लास का जो पर्पस था मैंने उस पर्पस को पूरा किया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिमाग में ये अनक्लियर टॉपिक होगा। ध्यान दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, आपका दिमाग बोलना शुरू कर दिया है, अरे किसी एक अकाउंट में हमने कुछ पैसे अलग से रखे हुए हैं, उस अकाउंट में मशीन को रिप्लेस करने के लिए उसका नाम क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कब पैसा निकलेगा, जैसे ही कोई मशीन बिक गया, स्क्रैप्ड हो गया, उसके नाम का पैसा निकाल के हम अलग से रख लेंगे अब उसको, क्योंकि नया मशीन हमें लेना होगा, है ना बच्चे। तो ये चीज़ें आपके लिए अब क्लियर है। अगली क्लास में अभी मिलूंगा, इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोविजन में और टिपिकल क्वेश्चंस कराने हैं। यहाँ तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को उठाया था मैंने कि मशीनरी आपका स्टार्टिंग में ही बिक गया, क्या होता है बीच में बिकता तो
फिर अकाउंटिंग कैसे होती? एग्जाम में यहाँ पे तो 4 साल का क्वेश्चन है, एक ही साल का क्वेश्चन हो गया और उसमें कहता है कि भैया प्रोविजन में इतना बैलेंस है। बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली है, लेकिन बिलीव करो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे, इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे, ना कि आपके ऊपर में बर्डन क्रिएट होने वाला है। आप सबको बच्चे बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।